रेल्म ऑफ द डेड, नेक्रोपिया, जहां एक भी जिंदगी का निशान नहीं है। एक शानदार किला खड़ा है इन बंजर जमीनों पर। ये नेक्रोपिया का अकेला किला है जिसमें कुछ ऐसे राज हैं जो समझ से परे हैं। किले में बेहतरीन सुनहरी स्तंभ और खूबसूरत जेवरात और मूर्तियां हैं। एक बड़ी मार्बल की हॉल है जो नीचे फैली हुई है और वहां पे इंट्रिकेटली क्राफ्टेड शानदार मूर्तियां भी हैं। इसके अलावा एक निशान है सबसे बड़ी ताकत का जो सबका मालिक है। वो है नेक्रोपिया का एब्सोल्यूट हुक्मरान, मौत का राजा, किंग कैरिक। वो सब कुछ पार कर चुका है और मौत को कंट्रोल करता है। एक सदी के बाद ये समझ में आया कि इंसान मौत जैसी चीज़ों को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। जब कैरिक इंसान था तो वो एक गिरा हुआ नोबल खानदान का हरामी बेटा था। उसने छोटी उम्र में अपनी मां खो दी, दूसरे नोबल्स के दबाव का सामना किया और सिर्फ अपने ऊपर भरोसा किया। उसमें ताकत की भूख थी। फिर उसे एक फोर्बिडन कोडेक्स मिला जो नेक्रोमेंसी के बारे में था और उसने इंसानी रास्ते से हटके अपना अलग रास्ता चुना। थोड़ी ही देर बाद कैरिक ने अपने किंगडम के हर इंसान को मौत के घेरे में ढकेल दिया। 4 मार्शल किंग्स और 3 ग्रैंड मेजेस ने कैरिक का विरोध किया, लेकिन कैरिक ने उन सबको अपने सब्जेक्ट्स में बदल दिया। दुनिया के रक्षक भी उससे रोकने आए, लेकिन जब उसने दुनिया के अंतिम रक्षक ड्रैगन एम्परर ग्रिटारिया को अपना सब्जेक्ट बना दिया तो कैरिक ने अपने शरीर को बदलकर अस्त्राशनाप, जो सबसे शक्तिशाली अंधेर था, में बदल दिया। इसी तरह सबसे शक्तिशाली डेथ किंग का जन्म हुआ। कैरिक को लगा कि सब कुछ अब उसका है और वो हर चीज़ का मजा ले सकता है। लेकिन अब उसके जन्म के 70 साल बीत चुके हैं और उसने अपने आप से पूछा कि वो एक ऐसे शरीर का क्या करे जिसमें सिर्फ हड्डियां बची हैं। वो सोचता है कि कब तक ये बेकार का काम चलता रहेगा। उसके लिए धूप की गर्मी, हल्की हवा और इंसानी गर्मी, या फिर एक शक्तिशाली दर्द जो सीधा उसकी त्वचा तक जाए, उसकी खाली जिंदगी से बेहतर होते। लेकिन अभी भी उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद थी। उसने एक पत्थर की तख्ती देखी जो पर्पल आग में ढकी हुई थी। तभी एक शख्स अंदर आया और उसे सबसे बड़े राज्यपति और जीवन और मौत के शासक के रूप में संबोधित किया। ये शख्स था बारोस, जो मौत की सेना का कमांडर था। डेथ किंग कैरिक ने कहा कि तैयारी पूरी है। बारोस हैरान था, लेकिन कैरिक ने यकीन से कहा कि इस बार जरूर कामयाबी मिलेगी। बारोस को खुशी हुई क्योंकि कैरिक काफ़ी समय से अपनी इंसानी खुशी वापस पाने का तरीका ढूंढ रहा था। लेकिन क्योंकि वो अब असेंडेंट हैं, इंसानी खुशियां उनके लिए कुछ नहीं थी। इसलिए अब कैरिक ने विचार किया कि वो अपने उस पल तक वापस जाए जब उसने डार्कनेस का मना हासिल किया था। बारोस ने पूछा कि अगर ये प्लान फेल हो गया तो क्या उनका वजूद मिट जाएगा। कैरिक ने मुस्कुराते हुए कहा कि बारोस अब भी पास्ट के बारे में सोचता है, लेकिन अगर बारोस के दिल में अब भी कोई रिग्रेट है तो वो उससे ये सफ़र अकेला ही तय करेगा। बारोस ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा कि उसके पास कोई पछतावा नहीं है। सब कुछ या कुछ भी नहीं, उसने जवाब दिया और यंग मास्टर को यह सफ़र शुरू करने का निमंत्रण दिया। कैरिक अपने पुराने दिनों में लौटने का इंतजार कर रहा था, जब वो अभी इंसान था। तब तक पर्पल रोशनी जो पत्थर की तख्ती से निकल रही थी, धीरे धीरे उन्हें घेरे में ले रही थी। आंखें खोलते ही कैरिक ने सुना कोई उसे जगाने की कोशिश कर रहा है। एक सुनहरे बालों वाला आदमी उससे पूछ रहा था कि क्या वो अब जाग गया है। कैरिक ने उस शख्स का चेहरा देखा और पहचाना, बारोस। बारोस ने हाँ में जवाब दिया और मुस्कुराकर कहा, काफ़ी टाइम हो गया इस चेहरे को वापस देखे हुए। बारोस ने हंसते हुए कहा, कार्नाक का वो घमंड भरा और पतला चेहरा वैसे का वैसा ही है जैसे पुराने दिनों में था। इस बात का जवाब देते हुए कैरिक ने कहा, और तुम्हारे अंदर अब तक इज्जत का कोई एहसास नहीं है। कार्नाक ने आसपास देखा और कहा कि वो सही समय पर लौट आए हैं। उसने टेबल पर रखी किताबें देखीं। एक किताब जिसने सब कुछ शुरू किया था, वो कोडेक्स जिसने उसे नेक्रोमेंसी का रास्ता दिखाया। उसने अपने हाथ से पर्पल रोशनी निकाली और कोडेक्स को जला दिया। लेकिन कैरिक थोड़ा निराश था क्योंकि अभी के लिए उसके पास उतनी ही ताकत थी। बारोस घबरा गया और पूछा, क्या किताब को जलाना सही है? कैरिक ने तसल्ली दी, सब कुछ मेरी यादों में है और चाहे ये एक फोर्बिडन कोडेक्स है, ये सिर्फ बेसिक ज्ञान ही है। इससे रखने से कोई फ़ायदा नहीं, बेहतर है कि हम इसे मिटा दें। बारोस ने इस बात पर हंसते हुए कहा, तुम तो और हैंडसम हो गए हो। लेकिन तभी उनके पेट से आवाज़ आई। इतनी देर बाद उन्हें भूख का एहसास हुआ। बारोस खुशी से बोला, लगता है हमारा पेट खाना मांग रहा है। दोनों अंदर से खुश हो गए इस एहसास से कि अब वो इंसानी खुशियों को महसूस कर सकते हैं। वो गुफा से बाहर निकले और कैरिक ने फैसला किया कि पहले वो कुछ खाना खाएंगे। कुछ वक्त बाद जब वो शहर में घूम रहे थे तो लोग उन्हें घूरते हुए देख रहे थे। दोनों खुशी से अपनी खाने की तारीफ कर रहे थे और उनका इतना लाउड रिएक्शन था कि हर कोई उन्हें देखने लगा। बारोस तो रोने लगा खुशी के आंसुओं से, क्योंकि इतने सालों तक अनडेड रहने के बाद उसने पहली बार खाने का स्वाद महसूस किया था। कैरिक भी उतना ही जज्बाती हो गया था, लेकिन उसने बारोस को याद दिलाया कि बजट का ध्यान रखे, क्योंकि ज़्यादा खर्च उनके लिए मुश्किल हो सकता है। बारोस ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हें भी धीरे धीरे खाना चाहिए, वरना तुम बस खुशबू से ही बेहोश हो जाओगे। अचानक उनके बगल की टेबल पर एक बड़ा रोस्टेड चिकन सर्व किया गया, जो दोनों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा था। बारोस ने सोचा कि कितना महंगा होगा ये खाना, और कैरिक ने कहा, हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते जब तक किसी को मार के इसे न ले लें। बारोस हैरान हो गया और चिल्लाकर बोला, कैल्म डाउन, अगर हमने ऐसा किया तो लोग हमें मार डालेंगे, क्योंकि हम अभी उतने शक्तिशाली नहीं हैं। कैरिक ने हंसते हुए कहा, गरीब होना भी एक गुनाह है। तभी बारोस ने कुछ अजीब महसूस किया।
उसने तुरंत कैरक को बुलाया और कहा, हमारी कुछ बड़ी दिक्कत हो सकती है। कैरक ने पूछा, क्या हुआ? बारोस के चेहरे पर पसीने के मोती चमकने लगे। समय यात्रा का कुछ असर हुआ है, कुछ गलत लग रहा है। कैरक ने घबराते हुए पाउच को देखा। पाउच चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था, जो उनके हालात के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। कैरक अंदर से सोचने लगा, कहाँ गलती हुई, क्योंकि उसके यादों के मुताबिक गार्ड कबीले की आर्थिक हालत तो बहुत ही खराब थी। उसके दादा बैरन गेट ने अपनी ज़मीन को गिरवी रखकर काफ़ी बिजनेस शुरू किए थे, लेकिन सब में असफलता मिली थी। इसलिए सिर्फ कर्ज बचा था कैरक के पिता बैरन क्राउड के लिए। कैरक को याद था कि उसके दो बड़े भाई, जो उसकी असली माँ के बेटे थे, निकम्मे और अनुपयोगी थे और कबीले की मदद नहीं कर रहे थे। कैरक, जो हरामी बच्चा था, अपनी माँ के मरने के बाद कबीले की नफरत और दबाव का सामना करता रहा। इसीलिए उसे पता था कि उनके पास धन दौलत नहीं होनी चाहिए थी। अब कैरक को समझ नहीं आ रहा था कि यह धन कहाँ से आया। उसने अंदर ही अंदर सोचा, ये खुशी का मामला नहीं है। बारोस भी परेशान था। उसने पाउच को देखा और कहा, क्या समय यात्रा में कुछ गलती हुई है? कैरक ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। कैरक अंदर से सोच रहा था कि क्या वो वापस पुराने समय में नहीं गए, लेकिन हर चीज़ इतनी जानकारी वाली क्यों लग रही थी। बारोस ने फिर कहा, अगर हमारे पास इतने पैसे हैं तो हम चिकन तो खरीद सकते हैं, है ना? दोनों के चेहरे लाल हो गए और वो चिकन के स्वाद के ख्याल से पागल हो रहे थे। कैरक ने सोचा, हाँ, अब जब पैसे हैं तो खाना ज़रूरी है, ताकि हम अपनी परेशानियों को सुलझा सकें। बारोस ने वेटर से कहा, एक चिकन देना, लेकिन कैरक ने उसे सुधारा, एक क्यों, हर शख्स के लिए एक होना चाहिए। बारोस ने तुरंत ऑर्डर दिया, 2 चिकन लाओ। कुछ वक्त बाद दोनों का पेट इतना भर गया कि उनके कपड़ों के बटन टूटने के कगार पर थे। बारोस ने हंसते हुए कहा, लगता है अब तो फूड कोमा में जा रहे हैं। कैरक भी हंसी में बोला, जब हम वापस जाएंगे तो सो लेंगे। बारोस थोड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि वो सोच रहा था कि घर जाने पर कैसा होगा। कैरक ने उसे तसल्ली दी, सब ठीक होगा, बस कबीले के साथ थोड़ा मधुर व्यवहार करना होगा। लेकिन असली दिक्कत यह अजीब हालत है जो हमारे आसपास हो रही है। बारोस ने इस बात से सहमत होते हुए कहा, हाँ, ये सब कुछ अलग है, जैसे वो घोड़े। उसने समझाया कि इन घोड़ों का हाइब्रिड होना और स्टेशन मैनेजर का इतना अच्छा व्यवहार बिल्कुल उनके गिरे हुए कबीले के साथ फिट नहीं बैठता। वो लोग जिन्होंने उन्हें पहले गालियां दी थीं, उन्हीं लोगों ने अब खुशी के आंसू बहाए जब उन्हें देखा। ये सब देखकर कैरक को भी अजीब लगने लगा। दोनों ने फैसला किया कि वो घर जाने पर ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे। जब वो अपने कबीले के हवेली के करीब पहुंचे तो कैरक को उस जगह की यादें वापस आने लगीं। बारोस थोड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि उसकी अपनी यादें वहां से अच्छी नहीं थीं। बारोस भी एक अनाथ था और उसने अपनी जिंदगी में कभी सुख नहीं देखा। उसके माँ बाप चोर और धोखेबाज थे, जो उसे एक रात बीच रास्ते में छोड़कर चले गए थे। जब वो अकेला मरने के करीब था, कैरक ने उसकी जान बचाई थी और अपने घर ले आया था। कैरक के पिता ने, चाहे वो हरामी बेटा ही क्यों न हो, अपनी फैमिली की इज्जत के लिए बारोस को अपने घर में रखा था। तभी बारोस ने कैरक का ध्यान खींचते हुए कहा, यंग मास्टर, ये तो वही जगह है, लेकिन कुछ तो अलग लग रहा है। कैरक ने देखकर कहा, यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे मेरे यादों में था। एक बड़ा गेट जो 2 पहरेदारों से सुरक्षित था। बारोस ने परेशानी में पूछा, क्या हम गलत जगह पर आ गए हैं? कैरक ने तसल्ली दी, ये वही जगह है। जब वो हवेली के अंदर गए, दोनों चौंक गए। एक पहरेदार ने कैरक को यंग मास्टर कहकर बुलाया और दूसरा पहरेदार उसे सुधारते हुए लॉर्ड कहा। दोनों के चेहरे सफ़ेद पड़ गए, उनके लिए ये सब कुछ असंभव था। उन्हें बताया गया कि 1 साल पहले से कैरक परिवार का मुखिया बन गया था। कैरक के चेहरे पर पसीने आ गए। बटलर टेपल ने कैरक से पूछा, क्या आपने अपना मकसद हासिल कर लिया? कैरक को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो किस बात की तरफ इशारा कर रहा था। बटलर ने याद दिलाया, आपने ये जर्नी इसी वजह से की थी, याद है? कैरक ने एक वेग जवाब दिया, लेकिन बुजुर्ग आदमी को खुशी हुई और उसने कहा कि लेट लॉर्ड और इसाबेला भी खुश होते। कैरक और बारोस ये जानकर हैरान थे कि कैरक के पिता और उसकी सौतेली माँ का इंतकाल हो चुका था। बटलर ने बताया कि टेसल और फारेल के गुजर जाने के बाद हालात काफ़ी ख़राब हो गए थे, लेकिन अब वह बेहतर महसूस कर रहा था। इससे कैरक को समझ आया कि वह लॉर्ड कैसे बना। वह अपने परिवार के बारे में ना जानकर गुस्से में था। उसके सफ़र का असली मकसद स्पष्ट था, ज़रूर उसने नेक्रोमेंसी सीखने का फैसला किया होगा जब कोई देख नहीं रहा था। बार ने धीरे से उससे कहा कि कैरक कभी अपने असल मकसद को कबूल नहीं करेगा, और कैरक ने जवाब दिया कि इसी वजह से उसने सफ़र का बहाना बनाया। लेकिन उसने ये सोचा कि अभी उसकी हालत में नेक्रोमेंसी की ज़रूरत क्यों थी। बटलर ने पूछा कि वह किस बात की चिंता कर रहा था। बारोस ने एक बहाना बनाया कि यंग मास्टर अपने लंबे सफ़र से थका हुआ है और पूछा कि क्या बात को अगले दिन तक टाला जा सकता है। टेपल ने तुरंत माफ़ी मांगी और उन्हें अपने कमरे में आराम करने को कहा। दरवाज़ा बंद करने के बाद कैरक ने बारोस को शाबाशी दी और कहा कि उनके एक्टिंग स्किल्स के लिए ग्रैमी अवार्ड मिलना चाहिए। बारोस ने पूछा कि अब कैरक का क्या प्लान है, क्योंकि सब कुछ बदल गया था। कैरक ने कहा कि ऐसे वक्त के लिए एक तरीका है, और बारोस को समझ आ गया कि वे क्या करने वाले हैं। रात को जब सब सो रहे थे, टेपल चैन से सो रहे थे। बारोस ने कैरक को वो हर्ब्स दिए जो उसने तैयार किए थे। कैरक ने माइंड इंस्पेक्शन शुरू करने का ऐलान किया।
एक पर्पल आग ने हर्ब्स को जला दिया और धुंध टेपल की नाक में चली गई। उसकी आंखें खुल गईं, लेकिन उसमें पुतली नहीं थी। नीली धुंध उसके शरीर को घेरने लगी और टेपल अपने मालिक का हुक्म सुनने लगा। कैरक ने अपने सेवक से पूछा कि गार्ड के वित्त कैसे ठीक हुए और वह घर का मालिक कैसे बना। सेवक ने बताया कि 4 साल पहले जब दूसरा यंग मास्टर ट्रेनिंग कर रहा था तो उसने एक बड़ा कॉपर माइन खोज लिया। कैरक ये सुनकर हैरान था, क्योंकि उसने माइन को हमेशा एक बहाना माना था जिसमें नोबल्स अपना काला धन छुपाते हैं। युद्ध के दौरान डेंटर के सैनिकों के हाथों से सर रैंडोल्फ ने बैरन क्राउड को मार दिया और यंग मास्टर टेसल को भी मार दिया। सेवक ने आगे बताया कि सर रैंडोल्फ ने बैटल में बैरन क्राउड को आसानी से मार दिया था और फिर यंग मास्टर टेसल को भी कत्ल कर दिया, जो कि परिवार का सबसे बड़ा बेटा और घर का सबसे शक्तिशाली नाइट था। दूसरा यंग मास्टर फारेल भी बैटल में अपनी दोनों टांगें खो चुका था, जिसकी वजह से उसने अपनी जान ले ली। बैरनिस भी इस सब से इतनी सदमे में थी कि ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकी और उनका भी इंतकाल हो गया। आखिर में जब घर का कोई वारिस नहीं बचा तो छोटे कैरक को, जो अभी माइनर था, उत्तराधिकारी बना दिया गया। दोनों परिवारों ने एक सीज़फायर का वादा किया जब तक कैरक बड़ा होकर घर का सही मालिक नहीं बन जाता। लेकिन सभी लोग कॉपर माइन और जंग की मुआवजे को लेकर परेशान थे। तब यंग मास्टर कैरक ने परिवार को बचाने के लिए एक रैश फैसला लिया। उसने अलीम, चांद और न्याय की देवी के नाम पर एक ट्रायल डुएल की मांग की, जिसमें वाइकाउंट डेंटर से लड़ाई होगी। बारोस और कैरक दोनों सेवक की बात सुनकर चौंक गए, क्योंकि ट्रायल डुएल एक बहुत खतरनाक फैसला था। ट्रायल डुएल एक ऐसी लड़ाई थी जो अलीम के आदेश के तहत होती थी और इसमें एक वॉरियर को सब्स्टिट्यूट करने की भी अनुमति होती थी। लड़ाई तब तक चलती थी जब तक एक साइड मर नहीं जाती। बारोस ने कैरक से कहा कि उसने अपनी ही कब्र खोद ली है, लेकिन कैरक ने जवाब दिया कि वह खुद नहीं था जो लड़ाई के लिए तैयार हो रहा था। उसे अब समझ आ गया कि लोग उसे क्यों पसंद करते हैं। यह एक हारता हुआ मामला था और डेंटोर उस प्रस्ताव को मना नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर ऐसा करता तो उनकी इमेज खराब हो जाती। अगर कैरक डुएल जीत जाता और कॉपर माइन का हक हासिल कर लेता तो परिवार को भूखमरी से बचाया जा सकता था। बारोस ने यह कहकर मजाक बनाया कि कैरक के आज के स्किल्स के साथ तो वह जरूर मर जाएगा। कैरक ने कहा कि इसी वजह से वह अपनी पूरी तैयारी करेगा। जब उन्होंने सेवक से पूछा कि डुएल कब है तो सेवक ने जवाब दिया कि वह 1 महीने में है। ये सुनकर कैरक और बारोस दोनों के चेहरे से रंग उड़ गया, क्योंकि उनके पास सिर्फ 1 महीना बचा था। अगली सुबह जब कैरक ने बारोस के लिए कुछ स्वीट सर्व किए तो बारोस ने तारीफ की कि कैरक ने इतनी मेहनत की है। लेकिन बीच में ही बारोस ने पूछा कि डुएल के इतने करीब आने के बाद भी क्या कैरक को ऐसे आराम करना चाहिए। इसी वक्त कैरक ने उससे पूछा कि क्या बारोस उसके जगह पर डुएल लड़ने जा सकता है। ये सुनकर बारोस का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसे समझ आया कि कैरक ने स्वीट्स उसे ब्राइबरी के तौर पर दिए हैं। बारोस ने तुरंत मना कर दिया, लेकिन कैरक ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि बारोस ने पहले भी मार्शल किंग्स को मार गिराया था। बारोस ने समझाया कि वह कैरक की नेक्रोमेंसी की वजह से संभव था। मार्शल प्रोवेस सिर्फ अनुभव से नहीं मिलता, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई इंसान बिना हाथों के एडवांस्ड सोर्ट्समैनशिप नहीं सीख सकता। बारोस को लगा कि अगर उसके पास आधा साल होता तो वह तैयारी कर लेता, लेकिन 1 महीना बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। कैरक हंसकर कहता है कि अगर ऐसा है तो बारोस को अब खाना बंद कर देना चाहिए। बारोस ने गुस्से में कहा कि पेटी बनने से कोई फ़ायदा नहीं और कैरक से कहा कि किसी और को नाइट ऑर्डर में ढूंढने का सोचना चाहिए। कैरक ने जवाब दिया कि अगर ऐसा कोई होता तो वह अब तक इस परिस्थिति में नहीं होता। बारोस ने उससे कहा कि अब एक ही रास्ता बचा है, नेक्रोमेंसी का इस्तेमाल। ये सुनकर बारोस को समझ आया कि कैरक ने पहले नेक्रोमेंसी क्यों सीखी थी। कैरक ने स्वीकार किया कि यह समस्या है, क्योंकि नेक्रोमेंसी बैन है। उसने बारोस को वो वक्त याद दिलाया जब लोग उनका पीछा कर रहे थे, क्योंकि अलीम के लोग समझते थे कि जो कैरक को पकड़ लेगा वह अलीम के आशीर्वाद हासिल करेगा। नेक्रोमेंसी का इस्तेमाल करके उन्होंने छुपकर काफ़ी लोगों को मार दिया था। तब तक उन्हें यह नहीं पता था कि लोग कैसे जानेंगे कि वह नेक्रोमेंसी कर रहा है, जब किताब में लिखा था कि कोई भी नहीं जान पाएगा। बारोस ने किताब पढ़कर बताया था कि सिर्फ सिविलियंस, मैजेस और नाइट्स को पता चल सकता है, लेकिन प्रीस्ट इसका एक्सेप्शन है। कैरक ये सुनकर चौंक गया था। अब बारोस हंसकर कह रहा था कि वह वक्त कितना मुश्किल था, लेकिन कैरक ने कहा कि वह उनके लिए एक लीजेंड का आरंभ था। उनका प्लान था कि वह नेक्रोमेंसी का छुपकर इस्तेमाल करें जब वह लड़ाई कर रहे हों। लेकिन ट्रायल डुएल के जजेस प्रीस्ट होते हैं, इसलिए अगर कैरक नेक्रोमेंसी का इस्तेमाल करता है तो वह पुरानी गलती को दोहरा रहा होगा। बारोस ने सुझाव दिया कि वह बस कुछ पैसे लेकर भाग जाएं, लेकिन कैरक ने जवाब दिया कि यह एक बेकार बात होगी, क्योंकि उसका पूरा परिवार मर चुका है और लोग उसे पसंद करते हैं। बारोस ने कहा कि कैरक अब तक एक अच्छा पैट्रियार्क बनकर अपनी एक्ट प्ले कर रहा है, लेकिन उसके मन में ये सब असली था। कैरक के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया, लेकिन ये भी एक रिस्क था। इस बीच डेंटोर के नॉर्डर्न फोर्ट पर नाइट्स एक छोटी सी ब्रेक ले रहे थे। सब थके हुए जमीन पर गिर गए। सर रैंडोल्फ से पूछा गया कि क्या उसने ट्रायल डुएल की तैयारी कर ली है। सर ब्री ने सर रैंडोल्फ से कहा कि वह अपना गार्ड नीचे मत रखे, लेकिन रैंडोल्फ ने कहा कि उसका वक्त एक अनएक्सपीरियंस्ड यंग मास्टर के साथ लड़ने में बर्बाद हो रहा है। सर ब्री ने मन ही मन सोचा कि रैंडोल्फ तो कभी हार नहीं सकता, लेकिन नया लॉर्ड कुछ प्लानिंग कर रहा होगा जब उसने ट्रायल डुएल की डिमांड की थी। अचानक एक आवाज़ आई कि कुछ सॉफ्ट था। सर ब्री ने देखा कि एक व्यापारी सामने खड़ा था। यह बारोस था, जो डिस्गाइस में आया था।
उसने अपनी मूंछों पर हाथ रखा और सोचा कि यह एक अच्छा तरीका है डेंटोर के हालात को जानने का। बारोस अपने डिस्गाइस में व्यापारी बनकर फोर्ट के अंदर घुस गया और उसने खुशी से सोचा कि यह एक अच्छी अवसर है सर रैंडोल्फ और उसकी आर्मी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का। उसने देखा कि सर रैंडोल्फ बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन एक सिंपल और प्रेडिक्टेबल फाइटर है। उसके हैवी स्वॉर्ड टेक्निक्स धीरे और आसानी से समझने लायक थे। बारोस को लगा कि अगर कुछ और वक्त मिलता तो कैरक के लिए जीतना संभव हो सकता था, लेकिन एक महीने में कैरक के लिए इस फाइटर को हराना मुश्किल लग रहा था। बारोस अपने ख्यालों में डूबा था जब एक खूबसूरत ब्लॉन्ड लेडी उसके पास आई। उसने पूछा कि क्या उसका कोई काम है उसके भाई सर रैंडोल्फ के साथ। बारोस ने तुरंत अपने एक्टिंग स्किल्स एक्टिवेट करके खुशी दिखाने लगा और बोला कि वह सर रैंडोल्फ की ताकत और शक्ति से इतना प्रभावित हो गया था कि बस उन्हें देख रहा था। फिर उसने लेडी का ध्यान हटाने के लिए अपने हैंडकरचीफ्स दिखाए जिन पर यूनिक डिज़ाइन बने थे। लेडी इन डिज़ाइन से इतनी प्रभावित हुई कि उसने तुरंत बारोस को बटरिंग करना शुरू कर दिया। इस तरह बारोस अपने डिस्गाइस में सफल रहा और उसने अपने मिशन को पूरा किया। शाम को जब बारोस वापस आया तो उसने अपने मास्टर कैरक को अपनी सफलता के बारे में बताया, लेकिन जैसे ही उसने कैरक को देखा तो उसका चेहरा उतर गया क्योंकि कैरक लगभग बेहोश पड़ा था। उसकी जान जैसे निकल रही थी। बारोस ने तुरंत उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन कैरक ने धीरे से बोला कि अगर उसे जगाया तो उसका खाना वापस आ जाएगा। ये सुनकर बारोस का तनाव से हंस में बदल गया, लेकिन फिर भी उसने पूछा कि क्या कैरक ने ड्रिल के 50 लैप्स पूरे किए। कैरक कहते हुए थक गया था कि अब उसे और कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन बारोस ने कहा कि असली स्टेमिना ट्रेनिंग तो अब शुरू होगी। इस बात से कैरक ने बारोस को एक टॉर्चर गॉड जैसा समझा जो उसे तबाह करने आया था। उसने शिकायत की कि इस तरह की ट्रेनिंग का क्या फ़ायदा है, लेकिन बारोस ने समझाया कि उसकी वर्तमान बॉडी झींगा जैसी है और उस हालत में वह किसी भी बैटल में नहीं जीत सकता। डुएल के लिए 20 दिन बचे थे और कैरक को स्टेमिना बिल्ड करने का इंटेंस रूटीन दिया गया था। सुबह एक हैवी ब्रेकफास्ट के बाद उसने ड्रिल हॉल में 100 पुशअप्स किए। फिर उसे 100 पोल स्विंग्स और 100 स्क्वाट्स करने पड़ते थे। ब्रेक्स के बीच भी यह ट्रेनिंग चलती रहती थी। बारोस ने खुद भी ड्रिल में हिस्सा लिया, लेकिन सिर्फ एक उंगली से पुशअप्स किए। कैरक का हालात दिन ब दिन खराब होता जा रहा था, लेकिन वह अपनी तैयारी में लगा रहा। जैसे जैसे डुएल का दिन नज़दीक आ रहा था, कैरक के हालात और भी बुरी होती जा रही थी। सिर्फ 15 दिन बचे थे और बारोस को लग रहा था कि इतनी ट्रेनिंग भी काफ़ी नहीं होगी। कैरक अब ज़्यादा मस्क्यूलर दिख रहा था। वह 2 बोरियां रेत की उठाकर स्क्वाट्स करते हुए दिख रहा था। हालांकि वह मुश्किल से कर रहा था, लेकिन फिर भी कोशिश जारी थी। तब बारोस अंदर आया और अपने युवा मालिक की स्टेमिना के लिए तारीफ की जो उसने इतने कम समय में बनाई थी। हालांकि बारोस ने एमसी से दुगना ट्रेनिंग किया था। अब जब स्टेमिना का मसला हल हो गया तो वे तलवारबाजी की ट्रेनिंग शुरू करने वाले थे। बारोस ने कैरक को एक तलवार दी और कहा कि उसे सही तरीके से पकड़ें, लेकिन कैरक का चेहरा देखकर लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। कैरक एक अजीब सी रात्रि जैसा लग रहा था, लेकिन बारोस उसका पोस्चर ठीक करने के लिए था। कुछ एडजस्टमेंट्स के बाद एमसी ने समझ लिया कि तलवार कैसे पकड़नी चाहिए। बारोस ने कहा कि यह पोस्चर ठीक था क्योंकि अगर कैरक इसे बनाए रखता तो वह एक ही वार में अपना सिर नहीं गंवाता। बारोस ने कहा कि अब कैरक को तैयार होना चाहिए क्योंकि वह अब उस पर वार करेगा। कैरक ये कहने वाला था कि वह काउंटर करेगा, लेकिन अपना सेंटेंस पूरा नहीं कर पाया क्योंकि बारोस का वार पहले ही आ गया। कैरक को समझ आ गया कि यह बहुत तेज था। बारोस ने फिर से कैरक को अपनी स्टांस में आने को कहा, लेकिन एमसी काउंटर करने में स्ट्रगल कर रहा था क्योंकि बारोस के वार रुके ही नहीं। वह बस अपनी स्टांस बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिरी वार ने उसे पीछे धकेल दिया। यही था उनके बीच की ताकत का फर्क। बारोस ने कहा कि इसी वजह से नाइट्स आम लोगों पर हावी हो जाते हैं। उसने अपने मालिक को उठाते हुए कहा कि नाइट्स कभी अपने दुश्मन को काउंटर का मौका नहीं देते। बारोस ने समझाया कि ट्रेनिंग का मकसद यही था। कैरक को बस अपनी लड़ाई की इच्छा दिखानी थी रैंडोल्फ को। रैंडोल्फ अक्सर अपने दुश्मनों को दिखावा करते हुए नीचा दिखाता था, लेकिन अगर दुश्मन अपनी लड़ाई की इच्छा खो देता है तो रैंडोल्फ अपने सम्मान को बचाने के लिए जल्दी से लड़ाई खत्म कर देता था। बारोस ने जोर दिया कि कैरक को अपनी इच्छा दिखानी है और उसे एक वार में नहीं मारा जाएगा। 5 दिन बाद कैरक बैटल आर्मर में ज़्यादा अच्छे से चलना सीख गया था। बारोस ने कहा कि कैरक को जोर से चिल्लाना चाहिए ताकि लोग उसकी आवाज़ सुन सकें। फिर से एक वार आया, लेकिन इस बार एमसी ने उसे ब्लॉक कर लिया। हालांकि फोर्स ने उसे पीछे धकेल दिया और वह दीवार से टकरा गया। बारोस को उसका इनिशिएटिव पसंद नहीं आया और उसने अपने मालिक को याद दिलाया कि अगर उसने ऐसे चतुराई दिखाई तो उसका गला काट दिया जाएगा। सिर्फ एक ही चीज़ जो उसे करनी थी वह थी रोल ऑन द ग्राउंड। अगले दिन से रोलिंग डॉज तकनीक शुरू हुई। 3 दिन बाद कैरक अब ज़्यादा तेजी से रोल कर रहा था और उसकी रिएक्शन स्पीड इंप्रूव हो गई थी। उसने सोचा कि वह रैंडोल्फ से लड़ने से पहले ही मर जाएगा इस कठिन ट्रेनिंग की वजह से, लेकिन बारोस ने कहा कि अब समय आ गया है आखिरी पार्ट ऑफ ट्रेनिंग का। बारोस ने उसे मार्शल किंग की तलवार तकनीकें सिखानी शुरू की। कैरक ने यह सुनकर हैरानी दिखाई क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि बारोस को ऐसी तकनीकें पता होंगी। बारोस ने हंसी मजाक करते हुए बताया कि उसने ज़्यादातर तकनीकें सीखी हैं क्योंकि 4 मार्शल किंग्स उसके अंडर थे। उसने कहा कि उसने सभी तकनीकें सीख ली हैं, बस मार्शल किंग राफेल की नहीं, क्योंकि राफेल ने अपनी मौत से पहले तक विरोध किया।
इसीलिए कैरक ने उसका गला काट दिया और उसे पैलेस का गेटकीपर बना दिया। कैरक को उस घटना की याद नहीं थी और उसने सोचा क्या वह इतना क्रूर था। ट्रेनिंग के दौरान बारोस ने कहा कि जो तकनीक वह सिखाने वाले हैं वह मार्शल किंग ली यून की है। कैरक ने पूछा कि क्या ये संभव है क्योंकि सिर्फ 2 दिन बचे हैं। बारोस ने कॉन्फिडेंस से कहा कि उन्हें सिर्फ 1 दिन की जरूरत है। तब लड़ाई का दिन आया और स्टेज सेट हो गया डेंटोर और गार्ड के बॉर्डर पर। नोबल लोग और नाइट्स लड़ाई देखने आए, कुछ सोच रहे थे कि जीत किसकी होगी, जबकि आम लोगों को उम्मीद थी कि उनका लॉर्ड जीत जाएगा। पहली योद्धा आया, कैरक, जिसके साथ बारोस था। एमसी के चेहरे पर आत्मविश्वास था। लोगों को इकट्ठा होने के लिए कहा गया क्योंकि लड़ाई शुरू होने वाली थी। एक प्रीस्ट ने बात शुरू की और सबको शांत रहने को कहा। उसने घोषणा की कि दोनों घरों ने कॉपरमाइन का अधिकार दावा किया है और इसलिए उनका मामला युद्ध के माध्यम से हल होगा। प्रीस्ट ने घोषणा की कि कैरक ऑफ हाउस गार्ड, आगे आओ और देवी के सामने सामना करो। सर रैंडोल्फ ऑफ डेंटोर, आगे आओ और देवी के सामने सामना करो। प्रीस्ट ने कहा कि युद्ध से पहले फाइटर की क्षमताओं के आधार पर उपकरण में हैंडीकैप लागू किया गया है। दोनों ने देवी के नाम पर यह वचन दिया कि वे इज्जत से लड़ेंगे। उसके बाद प्रीस्ट ने घोषणा की कि युद्ध की धरती पर न्याय के तराजू सच्चाई को ढूंढ लेंगे। युद्ध अब शुरू होगा। दोनों योद्धा एक दूसरे के सामने खड़े हुए। ये देखना खास था कि सर रैंडोल्फ सिर्फ एक लकड़ी की तलवार पकड़े हुए था, जबकि एमसी पूरी तरह से गियर में था। लोगों की उम्मीदें बढ़ रही थीं। सर रैंडोल्फ ने पहली बार खामोशी तोड़ी और कहा कि उपकरण का फर्क कुछ नहीं बदलता। वह पहला था जो आगे बढ़ा और एक भारी वार किया। कैरक ने अपने ढाल से उस वार को रोका, पर उसका बल बहुत ज्यादा था। कैरक ने यह मौका उठाते हुए थोड़ा बड़बड़ाया, कहकर, हम सिर्फ तभी जानेंगे जब हम सब कुछ कर देखेंगे। दोनों योद्धाओं ने अपने फुटिंग रिसेट किया, लेकिन फिर से रैंडोल्फ ने अटैक शुरू किया। गार्ड के लोग देख रहे थे कि उनका लॉर्ड अच्छा फाइट कर रहा है। बारोस सोच रहा था कि फाइट वैसे ही जा रही है जैसे उम्मीद थी, न ज्यादा तेजी से न ही कोई खतरा। कैरक ने सोचा कि अब उसका वक्त है रैंडोल्फ को अपनी लड़ाई की इच्छा दिखाने का। कैरक ने चीख कर कहा, आओ मेरे साथ। इससे रैंडोल्फ को यह समझने पर मजबूर कर दिया कि कैरक की आंखें दृढ़ता से भरी हुई हैं। रैंडोल्फ ने सोचा कि अगर कैरक को स्किल्स की कमी है तो भी उसके पास स्पिरिट है। रैंडोल्फ ने अपनी तलवार उठाई और कहा, अब मैं इस लड़ाई को आगे बढ़ाऊंगा। कैरक ने महसूस किया कि उसके दुश्मन की तलवार की ऊर्जा अब बढ़ गई है। उसने समझा कि अब वह अपने ढाल से इस वार को नहीं रोक सकता। जब अटैक ने जमीन पर टकराया तो एक विस्फोट हुआ। इस दौरान एमसी की सीक्रेट मूव फोर्स हुई, जिसे मैक्सिमम स्पीड रोल कहा गया। कुछ ही सेकंड बाद कैरक अटैक से सुरक्षित रहा। रैंडोल्फ उस क्रूड स्किल देखकर हैरान रह गया और वह कुछ कह नहीं पाया। लोगों ने देखा कि कैरक कैसे डेंजर से बचा और वे हंसी में पड़ गए। प्रीस्ट भी कुछ प्रभावित हुए। कैरक ने अपना ढाल फेंका और ताना मारा कि उसे अब इसकी जरूरत नहीं है, जैसे एक जख्म पर नमक छिड़क रहा हो। कैरक ने कहा, तुम इतने धीरे हो कि मुझे तुम्हें देखकर लगता है कि तुम एक कच्चा हैं। और उसने रैंडोल्फ को मस्कुलर पिग भी कहा। यह सुनकर रैंडोल्फ का गुस्सा चढ़ गया, क्योंकि उसने सोचा कि कोई इस तरह से उसका मजाक उड़ा रहा है जो तलवार उठाना भी नहीं जानता। वह अब इस लड़ाई को खत्म करने के लिए तैयार था। कैरक ने देखा कि यह ठीक है, उसने जवाब दिया, अपने सबसे बुरे कोशिश करो। इससे रैंडोल्फ का चेहरा लाल हो गया। कैरक की स्टांस ने भी लोगों का ध्यान खींचा। लोग जानते थे कि यह मार्शल किंग की तलवार तकनीक का स्टांस है। किसी ने कहा कि शायद उनका लॉर्ड मार्शल किंग की तकनीकों के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। लेकिन रैंडोल्फ को यह ताना पसंद नहीं आया। उसने जान लिया कि सिर्फ शांत रहकर और ध्यान से रहकर ही इस लड़ाई में जीत सकता है। वह जान गया कि ऐसे तलवार तकनीकें सिर्फ जीनियस ही इस्तेमाल कर सकते हैं जिन्हें असल लड़ाई का अनुभव हो, और कैरक ये सही तरीके से नहीं कर सकता। रैंडोल्फ मुस्कुराया और सोचा कि वह कैरक की कोशिश की तारीफ करता है। उसने कहा, नए लॉर्ड ऑफ द जेस्टर एस्टेट, मैं एलियन के नाम पर न्याय करूंगा। रैंडोल्फ को पूरा भरोसा था कि कैरक उसे हरा नहीं सकता। इस तरफ कैरक अब घबरा गया था, क्योंकि वह जान गया था कि उसकी स्टांस से वह अपने दुश्मन को नहीं हरा सकता। थोड़े फ्लैशबैक में बारोस ने कैरक को बताया था कि उसे तकनीक सीखने की जरूरत नहीं है, उसे बस कॉपी करना है। बारोस ने कहा था कि कैरक को तलवार उठाने नहीं पड़ेगी, बस इतना स्किल दिखाना है कि लोग समझें कि उसने ट्रेनिंग की है। फाइट में अब सीरीज ऑफ हैवी ब्लोज लग रहे थे। हर बार पहले से ज्यादा भारी थी। कैरक अपने मन में बारोस को गाली दे रहा था, क्योंकि उसने नहीं बताया था कि ऐसे पीटने पर क्या होगा। लेकिन अब भी कैरक जान गया था कि उसे बस वही करना है जो उसे करना चाहिए। उसने रोती हुई आंखों से कहा, ये कुछ नहीं है नाइट ऑफ डेंटोर। क्या तुम्हें लगता है ये हाउस गार्ड के ब्लडलाइन को हराने के लिए काफ़ी है? ये सुनकर रैंडोल्फ हैरान हो गया। कैरक अब तक इतना पीटा गया था और फिर भी वह उसे प्रोवोक कर रहा था। लोगों ने देखते देखते इसे पसंद किया। कुछ लोग तो रो रहे थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि चाहे कैरक थोड़ा बेवकूफ़ है, लेकिन उसके पास एक अच्छा दिल और ग्रिट है एक अच्छे लॉर्ड बनने के लिए। बारोस के चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान थी, क्योंकि उसे पता था कि कैरक हमेशा सीधे मार नहीं खा रहा था। जितना वक्त उसने अपने मास्टर को मारने में गुजारा था, वह काम आ रहा था। प्रोवोक्शन जारी रही और रैंडोल्फ ज़्यादा परेशान और बेचैन होता जा रहा था, क्योंकि हमारा एमसी हालांकि हर जगह काम रहा था, पर फिर भी वह हार नहीं मान रहा था। उसकी वजह से ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी आखिरी सांस ले रहा हो।
इस पर रैंडोल्फ ने कैरिक की तरफ दौड़ लगाई और बारोस को इस मौके का इंतजार था। उसने कैरिक को याद दिलाया कि वह तैयार रहे। कैरिक ने इसे उनकी ट्रम्प कार्ड के लिए सिग्नल समझा। तब बारोस ने उसे बताया कि उसे सिर्फ वही करना है जो वह करने वाले हैं और वह ठीक रहेगा। उसने ये भी बताया कि रैंडोल्फ उसके पैरों पर मारकर लड़ाई खत्म करने की कोशिश करेगा ताकि वह उसकी मूवमेंट को लिमिट कर सके। बिल्कुल सही वक्त पर कैरिक को डिफेंसिव स्टांस में शिफ्ट होने और अपनी तलवार जमीन पर घुसाने के लिए कहा गया, जो अभी हो रहा था। रैंडोल्फ हैरान रह गया क्योंकि एक न्यूबी ने उसका अटैक तुरंत ब्लॉक कर दिया। उसके बाद कैरिक ने अपनी तलवार को ऊपर की तरफ डायगोनल आर्क में घुमाया। यह अटैक काफ़ी प्रभावी साबित हुआ क्योंकि यह एक अनएक्सपेक्टेड तरीका था। जब उसकी तलवार ऊपर गई, कैरिक ने अपनी ग्रिप बदली, जो उसे एक और स्लैश करने की इजाज़त दी और रैंडोल्फ इसे ब्लॉक नहीं कर पाया। इस मूव का नाम था डबल अपरकट ओवरकिल। खून जमीन पर गिर गया और हमारा एमसी गहरी सांस ले रहा था क्योंकि इस ट्रम्प कार्ड की सेटअप ने उसके शरीर पर बहुत बोझ डाल दिया था। फिर एक कमज़ोर हंसी सुनाई दी जो रैंडोल्फ से आ रही थी जब उसने पूछा कि क्या ये सब कैरिक की तरफ से है। यह आदमी अभी भी घमंड से खड़ा था। उसने कहा कि एक किटेन का खुरदरा उसे ज़्यादा नुकसान कर सकता था। इसे देखते ही कैरिक को लगा कि यह बुरा है। ऊपर से देख रहे प्रीस्ट सब परेशान हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि मैचअप खत्म हो गया है। आम लोगों को भी लगा कि मिरेकल्स वाकई में नहीं होते और रियलिटी काफ़ी कठोर और अनफेयर है। उनकी आस कैरिक की जीत के लिए छुट्टी गई थी। रैंडोल्फ ने बोला कि उसने अपना गार्ड डाउन किया है और वो शो है कि उसका मजाक उड़ाया जाएगा उसके दोस्तों के द्वारा, पर हमारा एमसी जवाब दिया कि वो अभी अपनी जान को दांव पर लगा रहा है और रैंडोल्फ का सिर्फ उसकी फिक्र है। पर कार्नेक के चेहरे पर डिस्पेयर की जगह एक शैतानी मुस्कान थी जब उसने रैंडोल्फ को बताया कि उसकी जीत अब और भी सैटिस्फाइंग होगी क्योंकि उसके लिए बाद में अफसोस होगा। रैंडोल्फ ने ये देखा और अनईजी फील किया और जैसे ही वो ब्लैक स्मोक उड़ान लगा, वो कंफ्यूज हो गया। कुछ सेकंड्स बाद ब्लैक स्मोक बड़ा होने लगा और ये उसके शरीर से निकल रहा था। गार्ड्स और हाई प्रीस्ट चौंक गए क्योंकि उन्हें पता था कि ये ब्लैक ऑरा क्या है। रैंडोल्फ ने ऑरा को काटने की कोशिश की पर यह सिर्फ उससे घेर रहा था। अब वो ये चिल्ला रहा था कि ये क्या है, और जब वो डिस्ट्रैक्ट हुआ, कार्नेक ने ये मौका लिया और आगे बढ़ा। उसने कहा, कोई भी डर्टी ट्रिक्स हो, मैं नहीं हारूंगा। कार्नेक उसे मारने ही वाला था लेकिन फिर रैंडोल्फ के पैर ब्लैक ऑरा से घिर गए। एक ज़बरदस्त किक हुई और इसने कार्नेक को अरेना के बाहर उड़ा दिया। ये इतनी ताकतवर थी कि इसने एक मैसिव इम्पैक्ट क्रिएट किया। लोग अब ये सोच रहे थे कि रैंडोल्फ ने ऐसा किस तरह का स्ट्रेंथ शो किया। उन्होंने ये भी देखा कि ब्लैक ऑरा अब रैंडोल्फ के कंट्रोल में है। इस इंसिडेंट का असली एमवीपी चिल्ला रहा था, ये नेक्रोमांसी है, ये डेविल की पावर है। बैरोस का एक्टिंग हमेशा ऑन पॉइंट होता था और ये चिल्लाहट सब प्रीस्ट्स का इंतजार था। ओल्ड मैन ने सबको तुरंत रैंडोल्फ को हराने के लिए बोला। गार्ड्स और ओल्ड मैन सब रैंडोल्फ की तरफ दौड़ गए, चिल्लाते हुए कि ये फाइट अनक्लीन बीइंग्स के खिलाफ जजमेंट और जस्टिस लाने के लिए है, पर उनसे पहले ही रैंडोल्फ एक स्लैश से उन्हें भगा दिया। ब्लैक ऑरा अब बहुत बड़ा हो गया। इन लोगों को पता था कि इस बार ये सब कुछ खत्म करना होगा। हाई प्रीस्ट ने उन्हें बताया कि ये जरूर नेक्रोमांसी है। उसने चिल्लाया कि उन्हें इसे रोकना होगा। इस बीच रैंडोल्फ अब भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है जब वो ब्लैक ऑरा के खिलाफ तलवार चला रहा था। उसने सोचा कि कार्नेक ने उससे क्या किया। जो कल्प्रिट था वो पावरफुल किक से रिकवर कर गया था और साइडलाइंस पर बैठकर देख रहा था। कार्नेक का एक इरिटेटिंग स्माइल था जब वो कैजुअली अपने उंगलियों को हिला रहा था। उसने सोचा कि रैंडोल्फ को ऐसा सीन नहीं क्रिएट करना चाहिए। इस पर ब्लैक ऑरा रैंडोल्फ के शरीर को घेर रहा था जैसे वो एक क्लोक हो। एक गार्ड ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे रैंडोल्फ को एक कर्स से कंट्रोल किया गया है। प्रीस्ट ने समझाया कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि रैंडोल्फ इसे कंट्रोल करने में स्किल्ड नहीं है। उसने ये भी बताया कि अब उनके पास उसे मारने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। रैंडोल्फ ने अपने गले की तंग लगाकर चिल्लाया जब पूरे एरिया में केओस भर गया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए जब उसने सोचा कि ये सब नहीं हो सकता। ब्लैक ऑरा ने उसे हिला नहीं पाया और धीरे धीरे गार्ड्स की तलवारें ने उसे तक पहुंचा दिया। इस बेचारे के पास सिर्फ खून छोड़ने के अलावा कुछ नहीं था। कबाब स्प्री के कुछ पल बाद ब्लैक ऑरा गायब होने लगा। पूरा एरिया चुप हो गया, कोई बात करने या हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तब एक गार्ड ने सर रैंडोल्फ की मौत की पुष्टि की। उसने कहा कि वो अब सांस नहीं ले रहा है। हाई प्रीस्ट ने उन्हें वाइकॉन्ट डेंटर के एस्टेट पर अधिकारियों भेजने के लिए कहा और जांच करने को बोला। इस पर ओल्ड मैन ने सबको बताया कि एक वर्डिक्ट आ गया है। डेवेंटोर का फाइटर ने एक डार्क पावर को बुलाया और इस होली ट्रायल में लड़ाई की। ये उनकी गॉडेस का नाम लेकर काफ़ी शर्मनाक है। ओल्ड मैन ने गर्व से घोषणा की कि गार्ड बैरन कार्नेक की जीत हो गई है। इंसिडेंट के कुछ घंटे बाद वाइकॉन्ट डेंटोर के एस्टेट पर आवाज़ें सुनाई दी कि कुछ चीज़ें मिली हैं जिन पर नेक्रोमांसी के सिंबल्स हैं। सर रैंडोल्फ की छोटी बहन ने इन सब चीज़ों को डिनाई करने की कोशिश की और कहा कि ये सब चीज़ें उन्होंने हाल ही में एक पेडलर से खरीदी थीं। पर इस बीच एक प्रीस्ट ने रैंडोल्फ के कमरे में एक रहस्यमय बोतल देखी। छोटी बहन ने उन्हें बताया कि ये हेयर ग्रोथ फार्मूला है जो उन्होंने मर्चेंट से खरीदा था क्योंकि सर रैंडोल्फ हमेशा से बालों की कमी से परेशान था। लेकिन उसे बीच में ही रोका गया जब प्रीस्ट ने दिखाया कि ये बोतल नेक्रोमांसी का स्पष्ट प्रमाण है। एक सुनवाई भी जल्दी ही होगी। इस बीच कुछ दिन बाद जेस्टर के एस्टेट पर एक मज़ेदार खाना सर्व किया गया। किसी ने कहा कि ये उन चीज़ों से ज़्यादा अमेजिंग है जो उसने ट्रेनिंग के दौरान खाई थी।
और हाँ, ये खाने वाले और कोई नहीं बल्कि हमारा ग्रेट डुओ था। ये उनकी हालिया जीत का सेलिब्रेशन था। बैरोस ने टॉपिक बदलते हुए अपने मास्टर से पूछा कि उसने ऐसा स्पेल कैसे सोचा। कार्नेक ने जवाब दिया कि उसे जीतने के लिए कुछ भी करना पड़ता है और ये प्लान सिर्फ रैंडोल्फ की तेजी की वजह से काम किया। 1 महीने पहले उनकी ट्रेनिंग के दौरान बैरोस को देखा गया था जब वो प्रोटेस्ट कर रहा था क्योंकि उसके यंग मास्टर ने उसे नेक्रोमेंसी का इस्तेमाल करने का कहा था। कार्नेक ने यह भी कहा कि अगर कोई नेक्रोमेंसी का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया तो फर्क नहीं पड़ता कि वो ट्रायल के दौरान मरे। उसने पूछा कि क्या ये नहीं होगा अगर कोई इसका इस्तेमाल करे। बैरोस को शैतानी मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम नहीं करोगे लेकिन रैंडोल्फ करेगा। बैरोस ने अपने मास्टर से पूछा कि उसके दिमाग में क्या है। तब कार्नेक ने बताया कि उन्हें एक नाटक करना पड़ेगा और क्योंकि ये उनका एक्सपर्टीज है ये उनके लिए बिल्कुल आसान है। अरेना का सेटअप ऐसा था कि ऑफिशियल्स इतने दूर थे कि उन्हें असल में क्या हो रहा है ये समझना मुश्किल होगा। जब वे लड़ रहे होंगे तो प्रीस्ट को ये समझना मुश्किल होगा कि स्पेल का इस्तेमाल कौन कर रहा है। कार्नेक ने यह भी बताया कि ये एक बहुत ही शक्तिशाली और हाई लेवल नेक्रोमेंसी स्पेल है, इसलिए ऑर्डर को ये नहीं लगना चाहिए कि वो इसके पीछे हैं। लेकिन एक समस्या थी, कार्नेक को अपने ओपोनेंट का थोड़ा खून बहाना ज़रूरी था। और क्योंकि ये बंदा डेथ किंग की आर्मी का पुराना कमांडर था, उसने इसे करने का एक आसान तरीका सोचा। उसने यंग मास्टर से पूछा कि वो कहाँ काटना चाहता है। आज की याद करते हुए कार्नेक को अपने हेलिश ट्रेनिंग का याद आया। उसने बैरोस को डेविल से भी बुरा बताया, लेकिन दूसरी तरफ बैरोस खुश था कि उसका मास्टर इतना मेहनत कर रहा है। लेकिन सब कुछ छोड़कर बैरोस को यह समझना था कि ऑर्डर इतनी विश्वास से कैसे ये मान रहा था कि रैंडोल्फ ने नेक्रोमेंसी का इस्तेमाल किया है। इस सवाल का जवाब अब एक जगह पर था जिसे गिलिंग ग्रैंड टेम्पल कहते हैं। ऑर्डर ऑफ आलियाम का एक बिशप हाई प्रीस्ट से बात कर रहा था जो डेवेंटोर की डार्क पावर्स की जांच कर रहा था। ये एक बड़ा मसला था, इसलिए बिशप सिर्फ उन बातों को सुनना चाहता था जो कन्फर्म हो चुकी थीं। हाई प्रीस्ट ने बिशप को विश्वास दिलाया कि वो इस पर बिल्कुल निश्चय है। ओल्ड मैन ने एक मॉडल दिखाया जिसमें एक रहस्यमय वस्तु थी। उसने कहा कि ये किसी आम नेक्रोमांसर से नहीं है, ये ट्रांसेंडेंट के फ्रैगमेंट से है। गॉडेस ने उन्हें वार्निंग दी थी कि एट्रीब्यूट्स बिल्कुल मैच कर रहे हैं। ऑर्डर ने आइडेंटिफाई किया कि ये एपिकालिप्स की डार्कनेस है और इस वस्तु का स्रोत और कोई नहीं बल्कि हमारा क्रेजी एमसी है, जो अब क्लाउड 9 पर था, सोचता हुआ कि इस जन्म में उसका साथ है। ये सब देखकर बैरोस ने कार्नेक से पूछा कि अब जब डेंटोर फैमिली खत्म हो गई है तो बहुत सारे पावर्स माइनस पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। कार्नेक को इस बारे में पता था और उसने जवाब दिया कि ये वही वजह है कि उसे अपनी नेक्रोमेंसी को मजबूत करना है। ये सुनकर बैरोस चौंक गया और उसने पूछा कि अगर ऑर्डर को ये पता चल गया तो। मुस्कुराते हुए कार्नेक ने कहा कि इसलिए उसे ये समझना होगा कि नेक्रोमेंसी का इस्तेमाल कैसे करना है बिना पकड़े। समय बीत गया है और अब 3 महीने हो गए हैं। हमारा एमसी अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने और स्ट्रॉन्ग होने के तरीके ढूंढ रहा है और अब वो एक नए तरीके पर काम कर रहा है। पसीने में वो सोच रहा है कि उसे ज़्यादा फोकस करना होगा। उसकी दाहिनी हाथ पर एक डार्क एनर्जी का गोला बन रहा है। वो महसूस कर रहा है कि वो मूनलाइट से नेगेटिव एनर्जी इकट्ठा कर रहा है। वो कुछ कप्ट एनर्जी को चैनल कर रहा है और इन एनर्जीज को अपने हाथ में लेकर वो इन्हें प्यूरिफाई कर रहा है, सिर्फ शुद्ध एनर्जी छोड़ते हुए। अंतिम कदम के लिए वो सॉर्ट और रिप्रोसेस करने वाला है ताकि मैजिक बन सके और बस हो गया। कार्नेक खुश था कि उसका एक्सपेरिमेंट परफेक्ट हो गया और आखिरकार ये नए मैजिक का रूप चायोस मैजिक के नाम से जाना गया। अगले दिन हमने देखा कि बैरोस किसी से स्पारिंग मैच कर रहा है। बैरोस सोच रहा था कि उसने सोल्जर के रूप में ट्रेनिंग शुरू की है, अब 3 महीने हो गए हैं, ताकि वो गार्ड का ऑफिशियल नाइट बन सके। उसे ये करना ज़रूरी था। सिर्फ एक समस्या थी कि बैरोस इन नाइट से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। जिस नाइट से वो लड़ रहा था वो सर गिलमैन है, जॉर्ड का एक सीनियर सोल्जर। थोड़ी देर बाद बूढ़े आदमी ने बैरोस को रुकने को कहा जब वो हैवी पेंटिंग कर रहा था। गिलमैन ने डिसाइड किया कि आज की ट्रेनिंग खत्म कर देनी चाहिए। बैरोस ने फिर गिलमैन को आज के गाइडेंस के लिए थैंक यू कहा, लेकिन सर गिलमैन ने कहा कि ये कुछ नहीं है, क्योंकि असल में जो सीखने की ज़रूरत बैरोस को है वो उसे है। गिलमैन ने बैरोस की तारीफ की क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। वो गार्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग नाइट बन सकता है, लेकिन हमारा लड़का इतना हम्बल था कि उसने बूढ़े आदमी को बताया कि उसे अभी काफ़ी कुछ सीखना है। गिलमैन ने बैरोस को आज रात पीने के लिए बुलाया, लेकिन बैरोस ने मना कर दिया क्योंकि यंग मास्टर ने उसे एक इम्पोर्टेंट टास्क दिया था। उसके बाद उन्होंने अलविदा कहा और ऑब्वियसली क्योंकि ये फ्री था, पहली चीज़ जो उसने की वो कुछ स्नैक्स लेने गया था कार्नेक के साथ। लेकिन जब वो कमरे में गया तो उसे एक पावरफुल स्पेल का सामना करना पड़ा जो उसका चेहरा उड़ा सकता था। कार्नेक ने उसकी बिना नॉक किए अंदर आने पर हैरानी से देखा। बैरोस ने फिर अपने मास्टर से पूछा कि वो किस तरह की तकनीक इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि ये नेक्रोमेंसी नहीं है। कार्नेक ने उसकी जल्दी समझ पाने की तारीफ की और कहा कि इसे नेक्रोमेंसी समझना मुश्किल है, क्योंकि जो स्पेल उसने इस्तेमाल किया था वो मना के जैसा था। बैरोस ये देखकर हैरान था। उनके दुनिया में इंसानी शक्ति को ट्रांसेंड करने के 4 तरीके हैं। पहला है नाइट का बैटल ऑरा, दूसरा मैच का मना, तीसरा क्लेरिक की डिविनिटी और आखिरी नेक्रोमेंसी जो मौत और अंधकार की शक्ति से जुड़ी है। ये ट्रांसेंडेंटल फोर्स सिर्फ उस एनर्जी को इकट्ठा करती है जो किसी व्यक्ति के शरीर में सूटेबल होती है। जब काफ़ी एनर्जी इकट्ठा हो जाती है तो इसे पावर में बदल दिया जाता है, क्योंकि पावर वो होती है जो यूज़र के सोल और बॉडी के लिए बेस्ट सूट करती है।
किसी और की पावर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जब उनकी सोल को पहले से ही कोई पावर दी जा चुकी हो। ये चर्चा इसलिए हुई क्योंकि बैरोस जानता था कि कार्नेक के लिए मना का इस्तेमाल करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसने पहले ही नेक्रोमांसी इस्तेमाल की थी। कार्नेक ने फिर समझाया कि उसने अपनी पावर नहीं बदली, बल्कि ये नेक्रोमांसी का एक दूसरा स्टेज है। नेक्रोमांसी मौत की एनर्जी और कर्प्ट एनर्जी का इस्तेमाल करती है, जो लिटरली गंदी मना है। इसीलिए कार्नेक इसके साथ अच्छे से काम करता था क्योंकि उसका अपब्रिंगिंग काफ़ी खराब था। लेकिन कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो नास्टी मेथड से बनाए जाते हैं, जैसे फर्मेंटेड फूड्स। ये पावर भी प्रोसेस की गई है ताकि ये ग्रॉस या डर्टी न लगे। हमारा लड़का बेसिकली नेगेटिव इमोशंस जैसे नफरत और गिल्ट को फिल्टर करके सिर्फ डार्कनेस और डेथ की प्योर एनर्जी को मना में बदल देता है। कार्नेक ने आगे कहा कि इसी तरीके से उसका चायोस मना कंप्लीट हुआ। इसकी अपीयरेंस नॉर्मल मना के जैसी है। इस खोज से यंग मास्टर को यकीन हो गया कि अब वो एक मेज की तरह प्रेजेंट कर सकता है। सिर्फ एक चीज़ थी जो बैरोस को चिंता कर रही थी, वो ये था कि क्या वो चायोस मना के साथ कार्नेक की तरह स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर सकेगा। कार्नेक ने फिर कहा कि इतनी पावर के साथ बड़ा इंसिडेंट भी आता है। फिलहाल उसे सिर्फ इतनी पावर चाहिए थी ताकि वो अपने टेरिटरी को प्रोटेक्ट कर सके। कुछ दिन बाद हम गार्ड के टेरिटरी के पास एक जंगल में हैं, जहां मॉन्स्टर के शव जमीन पर हैं। ये इसलिए है क्योंकि नाइट्स और सोल्जर्स क्लीनिंग कर रहे हैं। उनका कैप्टन सबको बुला रहा था कि वो सब कुछ खींच लें। उन्हें नहीं पता था कि पीछे एक और मॉन्स्टर छुपा हुआ है। अचानक से मॉन्स्टर ने कूदकर अपने मुंह खोला और कैप्टन के सिर को तोड़ने के लिए हमला किया। किसी ने कैप्टन को अलर्ट किया, लेकिन अटैक इतना पास आ गया था कि कुछ नहीं कर सकते थे। खुशकिस्मती से एक नाइट था जिसका रिफ्लेक्स इतना तेज था कि वो बैरोस था, और उसने मॉन्स्टर के अटैक को एक पावरफुल स्लैश के साथ काउंटर किया। मॉन्स्टर एक पल में मर गया। बैरोस ने सबको बताया कि वो थोड़ा लेट हो गया। उसने फिर सर गिलमैन से पूछा कि क्या वो ठीक हैं। गिलमैन ने तुरंत बैरोस का शुक्रिया अदा किया उसकी जान बचाने के लिए और कहा कि अब वो आश्वस्त महसूस कर रहा है क्योंकि वो एक ऑफिशियल नाइट के साथ है। ऐसा लगता है कि हमारा लड़का अब ऑफिशियल नाइट बन गया है। उसने गिलमैन से कहा कि उसकी तारीफ थोड़ी एम्बैरेसिंग और ऑकवर्ड है। रिपोर्ट से बैरोस को पता चला कि इन दिनों मॉन्स्टर्स का बिहेवियर बहुत अजीब हो गया है। इन मॉन्स्टर्स को स्नार रोल्स कहा जाता है, जो पहले से दोगुना स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। गिलमैन ने कहा कि वो सोचता है कि एक खास अफवाह सच है। बैरोस ने उस अफवाह के बारे में पूछा। ये गॉडेस की ऑर्कल कहलाती है। ये एक प्रीमोनिशन है जो ऑर्डर को भेजी गई थी। खालीपन अपना मुंह खोलेगा और एक ऐसी किस्मत को उल्टा देगा जो अलाउड नहीं है। ये एक अंधकार होगा जो ब्रेस की रोशनी को खा जाएगा, एक अंधकार जो जीवन को काट देगा। समय के साथ कठिनाइयां आएंगी और गलत जानवर गलत पावर प्राप्त करेंगे और मरने वाले उठेंगे और गलत जमीन पर चलेंगे। मौत का राजा भी नीचे आएगा और दुनिया को खून और आंसू से रंग देगा। वो तब बनेगा अंत जो विनाश का समर्थन करता है। इस ऑर्कल के घोषणा के बाद मॉन्स्टर्स सब रैम्पेज पर चले गए। नेक्रोमांसर्स भी कंट्रोल में आए, जिसकी वजह से हर जगह हादसे होने लगे। ये सब कॉन्टिनेंट के धार्मिक ऑर्डर को ऑर्कल को घोषित करने पर मजबूर कर दिया ताकि चायोस को रोका जा सके और गॉडेस की कृपा से दुनिया की रक्षा कर सकें। बैरोस ने अपने मास्टर से कहा कि रिग्रेशन से पहले ऐसी कोई ऑर्कल नहीं थी, तो फिर पास्ट क्यों लगातार बदल रहा है। कार्नेक भी इस बात से परेशान था कि उनके पास अभी काफ़ी जानकारी नहीं है। बैरोस ने यह भी कहा कि वो यकीन है कि ये अफवाहें उन्हीं के बारे में बात कर रही हैं, लेकिन कार्नेक हेजिटेंट था क्योंकि चीज़ों का टाइमलाइन ठीक नहीं लग रहा था। ये ऑर्कल उनकी रिग्रेशन से पहले की थी। बैरोस ने पेल होते हुए महसूस किया कि ये रैंडोल्फ इंसिडेंट आसानी से क्यों शट डाउन हो गया। उसने पूछा कि क्या उन्हें दुनिया के कोलैप्स के बारे में कुछ करना चाहिए। कार्नेक ने काउंटर किया एक कंपेलिंग सवाल के साथ, जब हम सिर्फ गांव के कच्चे लोग हैं तो हम क्या कर सकते हैं। उसने सार्कास्टिकली जोड़ा कि वो नहीं जानता कि मौत का राजा इन दोनों में से कौन है, लेकिन अगर दुनिया को डिस्ट्रॉय करना इतना आसान होता तो उन्हें ये पहले ही पता होता क्योंकि उन्होंने ये पहले करके देखा है। बैरोस को चिंता थी क्योंकि बहुत सारे हीरोज हैं और इंसान अंततः उन्हें समझ जाएंगे। कार्नेक ने कैजुअली जवाब दिया कि उन्हें बस दुनिया की शक्तियों पर भरोसा करना चाहिए। उसने सुझाव दिया कि वो अपने टेरिटरी में रहें और अपनी जिंदगी का मजा लें। 7 दिन बाद गॉडेस ऑफ सनलेल के ऑर्डर से एक प्रीस्ट उनसे मिलने आया उनकी सहायता के लिए। सुनकर बैरोस और कार्नेक ने जाना कि वो परेशान हैं। प्रीस्ट ने समझाया कि उन्होंने एक नेक्रोमांसर को डार्क सिटी में देखा है जो गार्ड में छिपा है। उन्हें लगता है कि वो किसी नज़दीक के जंगल में छिपा हुआ है, तो वो एक ऐसे गाइड की तलाश में है जो रास्ते को अच्छे से जानता हो। बैरोस ने कार्नेक को गुस्से से देखा, जैसे वो चुपके से कह रहा हो कि इसे मना कर देना चाहिए। नेचुरली कार्नेक ने एक सांस ली और फिर मुस्कुराते हुए बोला कि वो किसी गॉडेस के मामले में रिजेक्ट नहीं कर सकता। ये सुनकर बैरोस पेल हो गया और उसकी कंफ्यूज्ड रिएक्शन देखकर हंसना आया, जैसे वो सोच रहा हो कि यंग मास्टर ऐसे क्यों जवाब दे रहा है। यंग मास्टर ने उन्हें वादा किया कि वो किसी को उनकी मदद के लिए भेजेंगे। प्रीस्ट ने उनका शुक्रिया अदा किया उनकी सहायता के लिए और उन्होंने अलविदा कहा। इमीडिएटली बैरोस के चेहरे पर परेशानी दिख रही थी जब वो कार्नेक को याद दिलाता है कि उन्हें वर्ल्डली मैटर्स में नहीं पढ़ना चाहिए। कार्नेक ने जवाब दिया कि ये एक अच्छा मौका है सिचुएशन को समझने का एक व्यक्ति के साथ। बैरोस ने पूछा कि वो क्या करने का प्लान बना रहा है। कार्नेक का डेविलिश ग्रिन दिख रहा था जब उसने कहा कि वो उस व्यक्ति को पकड़कर साफ कर देगा। रात के समय जंगल के बीच एक आदमी भाग रहा था।
उसने सोचा कि क्या वो सभी शिकारियों से बच गया है। वो जितना हो सके तेज भाग रहा था और इस सोच से फ्रस्ट्रेटेड था कि वो अब बेकर की तरह नहीं जी रहा है। लेकिन वो तुरंत चेस किए जा रहा था। उसने जीने और बदला लेने का वादा किया, लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, स्पॉटलाइट उस पर गिर गया जब वो घेर लिया गया। एक सोल्जर ने उस आदमी को डेमोनिक नेक्रोमांसर बुलाया और कहा कि अब उसका अंत हो गया है। नेक्रोमांसर ने शाप किया जब उसने महसूस किया कि वो उनकी ट्रैप में आ गया है। सोल्जर्स ने उससे सरेंडर करने को कहा, लेकिन ये सुनकर वो गुस्से से भड़क गया और बोला कि वो पकड़ा नहीं होने वाला है। उसने जोर से चीख मारकर व्रेट्स को रिलीज किया। सोल्जर्स ने तुरंत अपने प्रोटेक्शन चार्म्स निकाले। कार्नेक, जो उन्हें दूर से देख रहा था, ने कहा कि ये सीन देखकर वो पागल हो रहा है। वो और बैरोस एक ब्रांच पर बैठकर कैस को देख रहे थे। ये फनी था कैसे कार्नेक इस बात से ट्रिगर हो गया क्योंकि उस आदमी ने स्पेल और एक्शंस दोनों गलत किए। बैरोस बोर लग रहा था और बोला कि उस आदमी ने स्टैंडर्ड प्रोसीजर भी नहीं सीखा। कार्नेक ने पॉइंट किया कि वो आदमी फिर से भाग रहा है। ये उनका क्यू था मूव करने का। उन्होंने प्लान किया कि वो सोल्जर्स से पहले नेक्रोमांसर को पकड़ लेंगे। जंगल में एक गुफा थी। नेक्रोमांसर उसमें घुसा, थोड़ा थका हुआ लग रहा था और उसका सांस तेज चल रहा था क्योंकि उसने अपने उम्मीद से ज़्यादा शक्ति खर्च की थी। उसने सोचा था कि वो अंदर छुप जाएगा क्योंकि वहाँ थोड़ी गर्माहट थी। उसका प्लान आग जलाने का था, लेकिन उसके हैरत में दो आदमी पहले से ही बोनफायर के पास बैठे थे। बारोस ने नेक्रोमांसर की मौजूदगी को महसूस किया और कहा कि वो चिंतित थे क्योंकि आदमी लेट था। कार्नेक ने नेक्रोमांसर की आंखों की तारीफ की और कहा कि उसने उनका छुपा हुआ जगह ढूंढ लिया। नेक्रोमांसर इनसे सतर्क था और पूछा कि वो कौन हैं। कार्नेक ने बताया कि कुछ लोग हैं जो उसको पकड़ना चाहते हैं। नेक्रोमांसर को ये बात बुरा लगा और उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके अपने सेवकों को बुलाया। उसका प्लान था कि रेट्स के जरिए वक्त खरीदे और उसने इन दोनों पर अपने खुद के विनाश का दोष डाला। रेट्स बारोस और कार्नेक के आसपास मंडरा रहे थे। बारोस ने कार्नेक से पूछा कि अब क्या करें, क्योंकि बारोस इन प्राणियों को काट नहीं सकता था। कार्नेक ने उससे चुप रहने को कहा क्योंकि उसने अपना कैस मना को आजमाने का प्लान बनाया। नेक्रोमांसर गुफा के एंट्रेंस से कुछ ही कदम दूर था और दोनों व्यक्ति अब भी व्यस्त थे। अचानक उसने एक धमाके की आवाज़ सुनी और अपने रेट्स को उड़ता देखा। कार्नेक और बारोस धुएं से बाहर आए और नेक्रोमांसर से पूछा कि वो कहाँ जा रहा था। कार्नेक ने कंसिल और एक्सप्लोड का इस्तेमाल किया और उसकी फायरबॉल्स रेट्स पर बरस गई। नेक्रोमांसर को लगा कि कार्नेक एक मेज है, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि कार्नेक इतना शक्तिशाली होगा। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो वो ज़रूर पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने अपनी मौत की असली शक्ति दिखाने का फैसला किया और एक बड़े रेत को बुलाया। बारोस ने कहा कि ये आदमी कितना ऊर्जा से भरा हुआ है, जबकि कार्नेक को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि इस बेवकूफ़ को इसे ईविल स्पिरिट कहना बंद करना चाहिए, इसका असली नाम रेट्स है। नेक्रोमांसर ने हंसकर कहा कि वो देख सकता है कि कार्नेक कितना डरा हुआ है। कार्नेक का गुस्सा देखकर नेक्रोमांसर को हंसी आ गई। नेक्रोमांसर ने कहा कि अब देर हो गई है माफ़ी मांगने के लिए और रेत को उन दोनों पर अटैक करने का हुक्म दिया। कार्नेक ने गुस्से से कहा हे और रेत को झुकने का हुक्म दिया। रेत तुरंत जमीन पर गिर गया और कार्नेक के सामने झुका। नेक्रोमांसर हैरान हो गया और सोचा कि क्या कार्नेक भी एक नेक्रोमांसर है। कार्नेक ने रेत का सिर कुचला और कहा कि वो कितना नादान है। उसने अपनी ग्रीन मैजिक दिखाई और कहा कि नेक्रोमांसर को शायद ये भी नहीं पता कि ये क्या है। उसने मिसडायरेक्शन का इस्तेमाल किया, जो उसका खास स्पेल था। एक बड़ी सी ग्रीन हाथ बनी और नेक्रोमांसर को पकड़ लिया। बाद में नेक्रोमांसर को नीला धुंध ढक गया और उसने कार्नेक को अपना मास्टर कहा। कार्नेक ने उससे पूछा कि उसने नेक्रोमेंसी पावर्स कैसे पाए। आदमी ने कहा कि यह सिर्फ एक किस्मत का खेल था। उसने बताया कि जब वो सड़कों पर अपने दुख डूब रहा था, एक अंधेरा गली से उसको घेर लिया। एक अजनबी शक्ति उसके शरीर में दौड़ने लगी और उसने महसूस किया कि यह एपोकेलिप्स का अधिकार है, जैसे कि भविष्यवाणी में कहा गया था। आदमी ने अपनी कहानी जारी रखी, जब मुझे इतनी शक्ति का पता चला तो मैंने बिना सोचे समझे उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये शक्ति इस्तेमाल करना बहुत आसान था और मैं जल्दी से और ज़्यादा शक्तिशाली बन गया। फिर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए मैंने उन सब लोगों को मार डाला जो मुझे पसंद नहीं थे और एक हवेली में छुप गया। कार्नेक ने उसको बीच में रोका और कैजुअली बोला, तो तू सिर्फ एक रैंडम कोई था। बारोस ने पूछा, क्या तुम इस आदमी पर माइंड कंट्रोल का इस्तेमाल करने वाले हो, क्योंकि इसके पास अपना छुरा भी है। कार्नेक ने हाँ कहा, क्योंकि उन्हें अब सब कुछ साफ करना था। खून बहा था और ऐसे दिखाया गया कि आदमी ने अपनी जान खुद ले ली। बारोस को हैरानी हुई कि कार्नेक उस आदमी की शक्ति ले रहा था, जबकि वो ऐसी डर्टी एनर्जी से दूर रहने वाला था। कार्नेक ने समझाया कि उसे इस शक्ति का और गहराई से पता लगाना था। उसने जाना था कि कुछ ही दिनों में एक सर्च पार्टी जरूर आएगी, इसलिए उसने सिर्फ थोड़ी सी शक्ति ली ताकि शक ना हो। लेकिन फिर उसे अचानक कुछ महसूस हुआ। बारोस ने पूछा, क्या तुम ठीक हो? उन्होंने सिपाहियों की आवाज़ पास आते हुए सुनी। कार्नेक ने कहा, कुछ अजीब है इस शक्ति के साथ। कुछ दिन बाद एक कमरे में एक बैरियर लगाया गया। बारोस ने पूछा, क्या तुम कह रहे हो कि ये बात इतनी सीरियस है कि हमें एक साउंड प्रूफ बैरियर चाहिए? कार्नेक ने जवाब दिया, हाँ, ये कोई आम बात नहीं है। उसने बताया कि जब उसने उस दिन ली गई शक्ति का और नज़दीक से जांच की तो पता चला कि इसका असली कारण वो खुद था। बारोस को समझ नहीं आया कि कार्नेक क्या कह रहा है, क्योंकि ये सब उनके टाइमलाइन के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रहा था।
कार्नेक ने भी माना कि उसे खुद कोई ठीक ठाक आइडिया नहीं था, लेकिन उसने ये जरूर कहा कि ये शक्ति उसकी अपनी शक्ति से मैच करती है। बारोस ने पूछा, ये कैसे हो सकता है? कार्नेक ने उसे याद दिलाया, क्या तुम्हें याद है कि हमने पॉजेशन के बदले रिग्रेशन क्यों चुना था? बारोस ने जवाब दिया, हाँ, क्योंकि जिसमें हम पॉजेस करते थे वो शरीर हमारी स्पिरिचुअल शक्ति को संभाल नहीं पाता था। कार्नेक ने कहा, बिल्कुल सही, और हमने अपनी शक्ति छोड़ी और अपनी आत्मा को अपने असली शरीर में वापस रिग्रेस किया। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैंने अपनी भविष्य की शक्ति पूरी तरह से छोड़ दी। कार्नेक ने बताया कि जब उसने अपने जीवित शरीर को छोड़ दिया और असनाप बनाने के लिए शक्ति का इस्तेमाल किया तो वो न तो पूरी तरह शरीर था और न आत्मा। उसकी नेक्रोमेंसी की शक्ति उसकी आत्मा से जुड़ गई, शरीर से नहीं। उसकी शक्ति उसके साथ पास्ट में चली गई, लेकिन उसका शरीर उस शक्ति को संभाल नहीं पाया और इसलिए उसने अपनी ज्यादा शक्ति को छोड़ दिया। बारोस का रंग उड़ गया जब उसने समझा कि कार्नेक की शक्ति भी पास्ट में आ गई थी। कार्नेक ने जवाब दिया, हाँ, और जो छोड़ी गई शक्ति थी वही डार्कनेस ऑफ द एंड बन गई। बारोस ने थक कर सोचा, ये शक्ति दुनिया के लिए एक विनाश बनकर लौट आई है। उसने सुझाव दिया, शायद तुम अपनी शक्ति वापस ले सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारे हुक्म को मानता है। कार्नेक इस विचार से घिन में आ गया और सरकास्टिकली बोला, क्या जो सिक्का मैं सड़क पर गिराता हूँ वो वापस मेरे पास आता है? बारोस ने गुस्से में चीख मार दी। कार्नेक ने अंत में ये रियलाइज किया कि दुनिया पर विश्वास करने का कोई मतलब नहीं, जबकि उसने इसे एक बार बर्बाद करने की कोशिश की थी। नतीजा साफ था, उन्हें कुछ करना पड़ेगा, चाहे वो इसके लिए उतने उत्साहित ना भी हों। बारोस ने पूछा, अब तुम क्या करने का प्लान बना रहे हो? कार्नेक का प्लान था डार्कनेस ऑफ द एंड के बाकी हिस्सों की खोज करना। बारोस ने थक कर कहा, तो हम फिर से ये सब करेंगे जैसे हम पहले करते थे। कार्नेक ने हंसी में कहा, हाँ, लेकिन इस बार तुम्हारे पास अच्छे खाने होंगे और धूप में चैन से जी पाओगे। फिर दोनों घोड़े पर सफ़र करते हुए एक राह पर चले। बारोस ने मजे लेते हुए कहा, ये इतना बुरा नहीं लग रहा है। उसने सोचा, शायद इसलिए क्योंकि अब हमें कोई पीछा नहीं कर रहा। कार्नेक ने याद दिलाया कि पहले उन्हें कितनी मुश्किलें हुई थीं। बारोस ने भी नोटिस किया कि अब डाकुओं का कोई निशान नहीं था। पहले तो हमें ये लोग अक्सर परेशान करते थे, बारोस बोला। कार्नेक ने कहा, वो इसलिए क्योंकि अब हम ऐसे दिखते हैं जैसे कोई बड़े आदमी हमें सपोर्ट कर रहे हो, तो डाकू हम पर हाथ नहीं डालते। बारोस ने जवाब दिया, ये पैसे का होना कितना अच्छा है। बारोस और कार्नेक सफ़र करते हुए एक एस्टेट से निकल रहे थे जहां उन्होंने दिखावा किया था कि वो सिर्फ ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। उनका अगला मंजिल था डेरार। कार्नेक ने इस जगह को इसलिए चुना क्योंकि पिछले नेक्रोमेंसर को यहीं से अपनी शक्ति मिली थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि वहां जरूर कुछ सबूत मिलेंगे। बारोस ने कार्नेक से पूछा, क्या तुम्हारे पास ट्रैकिंग मैजिक है या कोई और तरीका है जिससे तुम डार्कनेस ऑफ द एंड का पता लगा सकते हो? कार्नेक ने जवाब दिया, नहीं, इस बार हम पुराने तरीके से काम करेंगे। उसने बारोस से पूछा, क्या तुम्हें याद है हम पहले कहाँ गए थे? दोनों दारोद के प्रवेश द्वार पर पहुंचे जहां डेरर्स एडवेंचरर गिल्ड था। ये वही जगह थी जहां से सबसे ज्यादा जानकारी मिलती थी, क्योंकि वहां के पास हर तरह की जानकारी थी। बीते हुए वक्त में कार्नेक और बारोस ने अपनी पहचान एडवेंचर्स के रूप में छुपा ली थी और इस बार भी यह उनके काम आ रहा था। कार्नेक ने बारोस से कहा, इस बार यह अलग होगा क्योंकि अब हमें एडवेंचरर बनने की जरूरत नहीं है। दोनों रिसेप्शन पर गए जहां बारोस ने सिक्कों से भरा एक पाउच दिया। रिसेप्शनिस्ट खुशी से मुस्कुराया और उन्हें गर्मजोशी से वेलकम किया। उसने कन्फर्म किया कि क्या उन्हें डार्कनेस ऑफ द एंड से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए। बारोस ने एक नाइट की तरह दिखावा किया और कहा, मेरे लॉर्ड को इस बात की चिंता है कि उसके इलाके में मॉन्स्टर्स हैं। कार्नेक ने इस बात को आगे बढ़ाया और कहा, मुझे हर छोटी से छोटी डिटेल चाहिए। रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि हाल फिलहाल में काफ़ी रिक्वेस्ट आई हैं जो डार्कनेस ऑफ द एंड से जुड़ी हैं और इस वजह से उनके पास काफ़ी जानकारी है। उसने एक बड़ा सा डॉक्यूमेंट्स का ढेर टेबल पर रखा और कार्नेक और बारोस को कहा कि वो वहां से शुरू कर सकते हैं। दोनों को इतना ज़्यादा ढेर देखकर हैरानी हुई। जैसे ही उन्होंने डॉक्यूमेंट्स देखने शुरू किए तो उन्हें ज़्यादातर जानकारी बेकार लगी। झूठी बातें, स्कैम्स या फिर छोटी मोटी घटनाएं जैसे कुत्ते का मुर्गी खाना भी डार्कनेस ऑफ द एंड के नाम पर थोप दिया गया था। रिसेप्शनिस्ट ने महसूस किया कि इनमें से ज़्यादा कुछ यूज़फुल नहीं है, तो उसने पूछा, क्या मैं बेकार वाली जानकारी छांट कर हटा दूँ? कार्नेक ने मना कर दिया, नहीं, मुझे सब देखना है। बारोस शिकायत करने ही वाला था कि कार्नेक ने उसके कंधे पर अपना चमकता हुआ हाथ रखा। उसने अपनी केओस मैजिक का इस्तेमाल करके मैजिकल मैसेजिंग किया जिससे वो चुपके से बात कर सके। कार्नेक ने उससे कहा, कभी कभी ज़रूरी जानकारी इन बेकार डॉक्यूमेंट्स के बीच छुपी होती है। बारोस ने शिकायत की, ये काफ़ी वक्त लेगा। तभी उनका ध्यान एक व्यक्ति की चीख से हट गया। तुम लोग विश्वास क्यों नहीं करते? एक लाल बालों वाला आदमी चिल्ला रहा था। उसने जोर से कहा कि उसके गांव में एक इविल नेक्रोमेंसर है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा। उसने रिपोर्ट फाइल करने की जिद की, चाहे कोई उस पर विश्वास करे या ना करे। रिसेप्शनिस्ट ने आदमी से पूछा, क्या तुम कह रहे हो कि तुम्हारे गांव में एक नेक्रोमेंसर दिखाई दिया है? क्या तुमने मंदिर में रिपोर्ट किया? आदमी ने गुस्से से जवाब दिया, मंदिर ने भी मेरी बात नहीं सुनी। रिसेप्शनिस्ट ने उससे समझाने के लिए कहा, पहले तुम पूरा मामला बताओ। आदमी ने कहानी शुरू की। कुछ वक्त पहले एक विदेशी व्यक्ति जिसका नाम क्लियो था हमारे गांव में आया।
उद्धरण चिन्ह, उस आदमी ने एक छोड़ी गई हवेली में अपना घर बना लिया। क्लियो अपनी मुस्कान का इस्तेमाल करके सबको अपने झांसे में ले लेता था। पता नहीं उसके पास इतनी धन दौलत कहाँ से आई थी, लेकिन उसने अक्सर गांव में उत्सव मनाए ताकि सब लोग उसे पसंद करें। आदमी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, वो सब गांव की जवान औरतों को भी अपने वश में कर लेता था, जैसे उसके पास कोई अजीब सी शक्ति हो। मेरा अपना मंगेतर एमिली भी क्लियो के झांसे में आ गई। आदमी का रोना निकल गया जब उसने अपनी कहानी सबको सुनाई। और रिच आदमी काफ़ी पॉपुलर था टाउन में, और ये डार्क पॉवर का मामला नहीं लग रहा था, बल्कि एक आम अमीर प्लेबॉय की तरह था। उन्होंने लाल बालों वाले आदमी को बताया कि वो बस ओवरथिंक कर रहा है। रिसेप्शनिस्ट ने भी नरमी से मना कर दिया कि वो रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता, लेकिन उस आदमी को एक ऑप्शन दिया कि वो फीस देकर पर्सनल एडवेंचरर हायर कर ले। आदमी की आंखें बड़ी हो गई जब उसने देखा कितना महंगा पड़ेगा, और गुस्से में गिल से निकल गया। जिन लोगों ने उसकी कहानी सुनी थी वो हंस रहे थे और कह रहे थे कि लाल बालों वाला आदमी बस अपनी जलन को कंट्रोल करे। उनका मानना था कि वो सोचता है कि सब लोग उठकर कुछ करेंगे अगर वो नेक्रोमेंसी का जिक्र करेगा। ऐसे काफ़ी लोग हो गए थे आजकल। कार्नेग को इस बात का थोड़ा अफसोस था कि उन्हें कोई काम की चीज़ नहीं मिली। बारोस ने सजेस्ट किया कि वो पास के एक अच्छे रेस्टोरेंट में चलें। जाने से पहले रिसेप्शनिस्ट ने वादा किया कि अगर कोई नई जानकारी मिलेगी तो वो उन्हें ज़रूर बताएगा। चलते हुए बारोस ने यंग मास्टर का ध्यान खींचा और पूछा कि क्या कार्नेग को भी क्लियो शख्सियत लगता है। कार्नेग ने हाँ में जवाब दिया। बारोस हैरान था कि एक इतना अमीर और हैंडसम आदमी ऐसे गांव में क्या कर रहा है जब वो शहर में आसानी से रह सकता था। कार्नेग को पता था कि सिर्फ एक वजह हो सकती है, क्लियो को गांव की मासूम लड़कियों के सोल्स चाहिए थे। कार्नेग को लगता था कि क्लियो किसी डार्क मैजिक का इस्तेमाल कर रहा होगा, इसलिए उन्होंने जल्दी की। दोपहर के करीब वो टाउन में पहुंचे। कार्नेग ने हवा में नॉक किया और बारोस ने देखा कि एक बैरियर बना हुआ था। ये बैरियर इतना प्रिसाइज था कि एक हाई रैंक प्रीस्ट भी इसे पहचान नहीं पाता। इससे लगा कि क्लियो काफ़ी स्किल्ड होगा। कार्नेग को अब भी ये लग रहा था कि हो सकता है ये एक सिंपल बैरियर हो। उनका प्लान था क्लियो को चेक करना और देखना कि क्या वो डार्कनेस ऑफ द एंड का हिस्सा है। कार्नेग को ये भी लगता था कि क्लियो बस एक आम नेक्रोमेंसर हो सकता है। तभी उन्होंने देखा कि एक आदमी रोब पहने हुए उन्हें बुला रहा था। उन्हें हैरानी हुई कि वहाँ एक प्रीस्ट था। उस प्रीस्ट ने अपना परिचय दिया। उसका नाम एलियस था और वो अर्थ ऑर्डर का रैंक 1 इंक्विजिटर था जो हाटोबा की सेवा करता था। रैंक 1 का मतलब था कि वो एक हाई रैंक प्रीस्ट है। बारोस ने अपना और कार्नेग का परिचय दिया। बैरन कार्नेग ऑफ जेस्टर और बारोस खुद को फैमिली का नाइट के रूप में इंट्रोड्यूस किया। प्रीस्ट को समझ आ गया कि ये लोग एडवेंचरर्स नहीं हैं। उसने पूछा कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। कार्नेग ने जवाब दिया कि उसने यहाँ से गुजरते वक्त कुछ अजीब अफवाहें सुनी थी, इसलिए वो ये देखने आए हैं। प्रीस्ट खुश हुआ और उनसे एक फेवर मांगा। उसने कहा कि ये सब गॉडेस के लिए है और इसमें कुछ अजीब नहीं है। बारोस ने पूछा कि क्या फेवर चाहिए। प्रीस्ट ने धीरे से कहा कि ये मुमकिन है कि टाउन में एक नेक्रोमेंसर हो। कार्नेग इस बात पर हैरान था कि ऑर्डर को इस बारे में पता था। कार्नेग और बारोस दोनों ही ये सुनकर चौंक गए। सिचुएशन काफ़ी सीरियस थी, तो उन्होंने प्रीस्ट से पूछा कि वो अकेला क्यों आया है। प्रीस्ट ने थोड़ी थकावट भरी आवाज़ में समझाया कि जब तक ठोस सबूत नहीं मिलता ऑर्डर कुछ नहीं करेगा। उनका मानना था कि इतने सारे गलत रिपोर्ट्स के कारण टाउन में नेक्रोमेंसर होने पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। कार्नेग ने कहा कि ये तो वैसे भी एक संदिग्ध स्थिति लग रही है। प्रीस्ट ने इस पर जवाब दिया कि ये सब रिलेटिव है। उसने समझाया कि शहर के मुकाबले काउंसाइड टाउन में अमीर और हैंडसम दिखना कोई मुश्किल काम नहीं है। थोड़े पैसे और थोड़ा गोरा रंग किसी को भी टाउन में इंप्रेसिव बना सकते हैं। प्रीस्ट ने यह भी माना कि वो ये मामला खुद सुलझाने की कोशिश कर रहा था। उसने बारोस को ध्यान से देखा और उसके स्वॉर्ड और आर्मर काफ़ी इस्तेमाल किए हुए लग रहे थे। साथ ही उसकी अच्छी तरह से ट्रेन की हुई बॉडी को देखकर उसने अंदाज़ा लगाया कि ये लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। उसने कहा कि दोनों ही काफ़ी स्किल्ड लग रहे हैं और उनकी मदद बहुत यूज़फुल होगी। कार्नेग और बारोस थोड़ा परेशान लग रहे थे। उन्होंने आपस में चुपके से बात की कि ये सिचुएशन काफ़ी इरिटेटिंग हो रही है, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि फ़िलहाल प्रीस्ट के साथ काम करेंगे क्योंकि उन्हें भी कुछ चीज़ें चेक करनी थी। बारोस को चिंता थी कि कहीं प्रीस्ट को पता न चल जाए कि कार्नेग खुद भी एक नेक्रोमेंसर है। कार्नेग ने इसे सुझाने का तरीका दिया। उसका प्लान था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो प्रीस्ट की यादें मिटा देगा। बारोस ने उसे डांट कर कहा कि वो कितना ईविल है और ये करने से बचना चाहिए क्योंकि किसी का भी दिमाग ठीक नहीं रहता यादें मिटाने के बाद। कार्नेग ने प्रीस्ट से कहा कि जब वो भी गॉडेस के बच्चे हैं तो वो उनकी मदद करेंगे। प्रीस्ट ने हाथ मिलाया और उन्हें शुक्रिया कहा। फिर उन्हें टाउन के चर्च ले गया। चर्च का स्ट्रक्चर काफ़ी डिसेंट था। वहाँ चर्च के हेड ग्रा और एक नन जूलिया ने उनका स्वागत किया। ग्रा ने बताया कि क्लियो टाउन की मदद करता है और उन्हें पूरा विश्वास है कि क्लियो का नेक्रोमेंसी से कोई लेना देना नहीं है। नन जूलिया ने बताया कि एक और प्रीस्ट थोड़ी देर पहले आया था, लेकिन वो कुछ देर बाद चला गया। उन्होंने कहा कि अफसोस है कि ये सब बेकार में हुआ क्योंकि टाउन में कोई खतरा नहीं है। एलियस थोड़ा निराश लग रहा था, लेकिन उसने एक स्माइल के साथ अपनी फीलिंग्स छुपा ली और कहा कि ये तो अच्छा है कि कुछ नहीं मिला, इसका मतलब कोई खतरे में नहीं है। फिर उन्हें उनके कमरों तक ले जाया गया। जब वो मैंशन के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि अंदर एक नीला शील्ड जैसा फील्ड बना हुआ था। ग्रा ने क्लियो को रिपोर्ट किया कि ऑर्डर का एक और इंसान जांच करने आया है।
क्लियो को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि वो अब परेशानियां और नहीं झेल सकता। उसने अपना गुस्सा दबाकर ग्रा को बोला कि अगर कुछ अजीब लगे तो तुरंत रिपोर्ट करें। क्लियो का गुस्सा उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। उसने अपनी दांतों को कसकर बोला कि ये चूहे बस बार बार परेशान कर रहे हैं। ग्रा उसकी बात सुनकर चला गया और क्लियो अपने कमरे में वापस चला गया। जब कार्नेक और बारोस अपने कमरों में पहुंचे तो प्रीस्ट एलियस ने उन्हें रेस्ट करने को कहा। कार्नेक ने एलियस से बात करते हुए कहा कि ग्रा और जूलिया दोनों ही क्लियो के बारे में पॉजिटिव राय रखते हैं। इस बात को देखकर कार्नेक ने यह सोचना शुरू किया कि हो सकता है पूरा टाउन क्लियो के जाल में फंसा गया हो। एलियस ने इस बात से सहमत होते हुए कहा कि क्लियो के बारे में लोगों से पूछना बेकार होगा। उसने फैसला किया कि वो खुद क्लियो से मिलने जाएगा। कार्नेक को सुनकर हैरानी हुई कि एलियस सीधा क्लियो के मैंशन जाने की बात कर रहा था। उसने पूछा कि क्या एलियस उसे इंटरोगेट करेगा। एलियस ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसके पास एक और प्रभावी तरीका है और उसने कार्नेक और बारोस से बस उसका साथ देने को कहा। रात के वक्त भी मैंशन एक नीले फील्ड से घिरा हुआ था। एक नौकरानी हॉलवे में चल रही थी। उसने क्लियो को देखा। नौकरानी ने पूछा कि क्लियो कहाँ जा रहा है। क्लियो ने शांति से कहा कि वो एक अनवांटेड गेस्ट का स्वागत करने जा रहा है। नौकरानी क्लियो की सम्मोहित करने वाली आंखों में देखते हुए ये सुनकर चुप हो गई। क्लियो ने उससे कहा कि चिंता मत करो, सब ठीक रहेगा, और दोनों ने एक दूसरे को गुड नाइट कहा। नौकरानी के जाने के बाद क्लियो अपने आप से बोला कि कितना अद्भुत है यह आकर्षण और कितना कमजोर होता है इंसान का मन। उसके असली रूप को कोई नहीं देख सकता। उसने कहा कि उसने आधा साल इस रिचुअल को तैयार करने में लगाया था, एक शैतान को समन करने के लिए, लेकिन अब फिर से एक और नई रुकावट आ गई। क्लियो इस बात से खुश था कि उसने एक डिटेक्शन बैरियर लगा रखा था जिसने उन दुश्मनों को पहचान लिया था जो उसके मैंशन में चोरी करने आए थे। चोर जो अंदर गए थे उन्होंने पेंटिंग्स चुराने की कोशिश की, लेकिन क्लियो ने जल्दी ही उन पर नजर डाल दी। उसने सोचा कि ये चोर काफी बेकार लग रहे हैं, लेकिन चोर ने क्लियो को बता दिया कि वो भी पैसे चाहते हैं, जैसे क्लियो टाउन के लोगों को पैसा दे रहा था। क्लियो इन चोरों को देखकर हंसता है और सोचता है कि उसने बिना वजह ही टेंशन ले ली। चोर ज्यादा दिखावा करते हैं और कहते हैं कि वो क्लियो को एक सबक सिखाएंगे, लेकिन क्लियो ने अपनी डेंजरस ऑरा से उन्हें दबा दिया। क्लियो ने गुस्से से कहा कि ये सब उनके लायक नहीं है और उन्हें सैक्रिफाइस बनाने लायक भी नहीं। तब क्लियो ने उन पर हमला किया, लेकिन चोरों ने एक स्पेल का इस्तेमाल करके अपने आसपास एक शील्ड बना ली। क्लियो को होली स्पेल देखकर हैरानी हुई। चोर अपने कपड़े उतारकर अपने असली रूप में आ गए। उन्होंने अपना भेष हटा दिया। एलियस ने खुशी से कहा कि उनका तरीका काम कर गया। क्लियो समझ गया कि वो अपनी आत्मसंतुष्टि में गलती कर रहा था। उसने जल्दी ही अनडेड को बुलाया और कुछ ज़ॉम्बी दिखाई दिए। एलियस ने कार्नेक और बारोस को कहा कि वो समय खरीदेंगे। जब बारोस ने ज़ॉम्बी को प्रभावी तरीके से अटैक किया और कार्नेक ने मैजिक एरोज से उन ज़ॉम्बी के सीने पर सीधा वार किया, क्लियो ने महसूस किया कि अब वो कोने में फंस गया है और उसने अपना प्लान जल्दी एक्सिक्यूट करने का फैसला किया। उसने अंडरवर्ल्ड से एक बीस्ट को बुलाया और एक ब्राइट रेड लाइट जमीन पर गिर गई। उसके सामने एक डेमन नाइट आ गया, दो नुकीले से सींग, बड़े बड़े पंख और मस्क्यूलर बॉडी के साथ। क्लियो को यकीन था कि उसके दुश्मन इस बीस्ट का सामना नहीं कर पाएंगे, लेकिन एलियस ने अपनी स्टाफ निकाली और एक होली डिस्पेल स्पेल कास्ट किया और वो डेमन नाइट वार्म जेंटल येलो लाइट से धुल गया। डेमन नाइट ने जोर से चीखते हुए कहा कि उसे इस तरह से वैनिश नहीं होना था, लेकिन वो हवा में गायब हो गया। क्लियो को ये सब देखकर अफसोस हुआ। क्लियो ने समझ लिया कि वो इन तीन लोगों को हल्के में ले रहा था, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने अपने असली रूप को रिवील किया। जोर से चीखते हुए उसका शरीर बढ़ने लगा और उसके कपड़े फटने लगे। क्लियो का लाल मस्क्यूलर बदन दिखाई दिया। एलियस ने इस ट्रांसफॉर्मेशन की उम्मीद नहीं की थी और उसके पास और काउंटर समन करने का वक्त नहीं था। उसने कार्नेक और बारोस को वार्निंग देने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही दोनों ने क्लियो पर चार्ज कर दिया। बारोस ने क्लियो को कई बार तलवार से वार किया और कार्नेक ने एक साथ कई मैजिक एरोज रिलीज किए जो क्लियो के सीधे सीने में लग गए। क्लियो जमीन पर गिर गया और वो हार चुका था। एलियस ने कुछ समय लिया इस बात को समझने में कि अभी क्या हुआ था। उसने नोटिस किया कि कार्नेक और बारोस की स्ट्रेंथ ऑर्डिनरी थी, लेकिन उनकी टीमवर्क अविश्वसनीय थी। बैरोस ने प्रीस्ट से पूछा कि क्या क्लियो को मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। एलियास ने जवाब दिया कि वो खुद क्लियो का ख्याल रखेगा। एलियास क्लियो के पास झुक गया और अपनी ग्लोइंग स्टाफ को क्लियो के शरीर के ऊपर ले आया। क्लियो का लाल मॉन्स्ट्रस रूप धीरे धीरे वापस उसके नॉर्मल इंसानी शरीर में बदलने लगा, जैसे ही स्टाफ ने अपनी ब्राइट लाइट से उसके जख्मों से ईविल मायाजमा निकालना शुरू किया। एलियास ने वो ईविल पावर एक बॉटल में कैप्चर कर ली और अपनी इंट्यूशन से ये समझा कि ये डार्कनेस ऑफ द एंड का पावर था। जैसे ही एलियास ये काम कर रहा था, उसने कार्नेक और बैरोस से कहा कि अब सिर्फ उसे ये जगह साफ करनी है। तभी अचानक से एलियास को कार्नेक ने एक जोरदार कराटे चॉप मार दिया और एलियास बेहोश हो गया। बैरोस ने एलियास के गिरते हुए शरीर को पकड़ा और कार्नेक की तरफ गुस्से से देखा। कार्नेक ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हम अपने एजेंडा शुरू करते हैं। उन्होंने एलियास और क्लियो के शरीर को एक तरफ रखा और बैठकर डार्कनेस ऑफ द एंड को बॉटल में ऑब्जर्व करने लगे। बैरोस ने कार्नेक से पूछा, क्या तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग मिला? कार्नेक ने सोचा और जवाब दिया, ये आदमी हमेशा से एक नेक्रोमांसर था और उसे बस एक मौका मिला डार्कनेस ऑफ द एंड को एब्जॉर्ब करने का। बैरोस ने थोड़ा समय लेकर ये बात समझी और कहा, मैं उन्हें दोष नहीं दे सकता क्योंकि ये पावर इतनी ग्रेट है कि इसे न कहना मुश्किल है।
कार्नेक को यह भी समझ आ गया कि क्लियो एक कल्ट का मेंबर है जो टेस रेनिक की पूजा करता है। बैरोस ने पूछा ये क्या है, तो कार्नेक ने समझाया कि टैनिक को गॉड ऑफ डेथ माना जाता है। बैरोस को हैरानी हुई, क्योंकि उसने हमेशा सोचा था कि कार्नेक ही मौत का देवता है, खासकर जब हर कोई ये टाइटल नहीं ले सकता। कार्नेक ने जवाब दिया कि उसे भी इसके बारे में कुछ पता नहीं है। कल्ट के गॉस्पल के अनुसार टैनिक मौत और पुनर्जन्म का देवता है, जो मौत के जरिए दुनिया को शुद्ध करेगा और एक नया स्वर्ग बनाएगा। बैरोस ने सोचा कि टेसर को फॉलो करने वाला कल्ट ही शायद इन सब चीज़ों का असली कारण है। कार्नेक ने इस बात से सहमत होते हुए कहा कि ये बिल्कुल सही है। कार्नेक ने एक और बात सीखी थी कि अब वो एक प्रीस्ट के पावर के जरिए केस मना को ईजिली रिफाइन कर सकता है। बैरोस ने पूछा कि क्या कार्नेक प्रीस्ट के साथ जाने का यही कारण था, तो टेस्ट इट आउट। कार्नेक ने कहा कि बिल्कुल, क्योंकि केस मना को प्यूरिफाइड और सील्ड नेक्रोरैनी पावर के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर कार्नेक डिविनिटी का इस्तेमाल करे तो वो और ज़्यादा केस मना को प्यूरिफाई कर सकता है। बैरोस को अब समझ आया कि कार्नेक ने प्रीस्ट की मदद करने का डिसीजन क्यों लिया था, वो डिविनिटी का एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। बैरोस ने कहा कि ये देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग था। अब कार्नेक का मना डबल हो चुका था और अब वो एक फोर्थ सर्कल मैजिशियन के बराबर था। उसने बॉटल को प्रीस्ट के हाथों में रख दिया। बैरोस सोच रहा था कि अब वो किसी आर्टिफैक्ट पर नज़र रखेगा। कार्नेक ने एक चर्च से चोरी करने का सुझाव दिया, फिर उसने बैरोस से प्रीस्ट को जगाने में मदद मांगी। बैरोस हैप्पीली एग्री कर गया और अपना नाटक शुरू किया। उसने चिंता भरी आवाज़ में कहा, प्रीस्ट की हालत ठीक नहीं लग रही है। सुबह हो चुकी थी और एलियास को यह समझने में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि वो एक ट्रैप में फंस गया था। लगता था कि वो कार्नेक और बैरोस की एक्टिंग से पूरी तरह से कन्विंस हो गया था। सब कुछ ठीक लग रहा था और टाउन के लोग जो क्लियो के चाम में थे, अब थोड़े कंफ्यूज दिख रहे थे। एलियास ने उन्हें आश्वासन दिया कि चर्च की मदद से लोग धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। उसने पूछा कि कार्नेक और बैरोस अब कहाँ जाने वाले हैं। कार्नेक ने बताया कि वो अब डार्क सिटी में रेस्ट करेंगे। उन्होंने एक दूसरे से विदा लिया और एलियास ने उन्हें होबा की ब्लेसिंग्स दी। एलियास के मन में कहीं ना कहीं शक था कि ये दोनों लोग थोड़े सस्पिशियस हैं और उसने डिसाइड किया कि वो इनके बारे में और जानेगा। दूसरी तरफ कार्नेक और बैरोस को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था। डार्क सिटी के आउटस्कर्ट्स में एक घर से धमनी आवाज़ आ रही थी। एक आदमी को पानी से तर कर दिया गया था। बैरोस ने उस आदमी को उल्टा लटकाया था और उसका सिर पानी के बिल्कुल ऊपर था। आदमी चिल्लाकर बोला कि वो एक नेक्रोमांसर है और वो सब कुछ बता देगा जो उसे पता है। उसने पूछा कि उन्हें क्या पता करना है। कार्नेक ने बैरोस को कहा कि उस आदमी को और ज़्यादा पानी में डुबा दो। होली वाटर के जरिए सारी बुरी एनर्जी निकल रही थी और बैरोस ने पूछा कि क्या और ज़्यादा पानी डालना चाहिए। कार्नेक ने हाँ में जवाब दिया। आखिरकार उनका काम पूरा हो गया और रात के बीच वो दोनों सड़क पर चल रहे थे। कार्नेक खुश था कि उन्हें उस दिन बहुत सारी जानकारी मिली थी और सब कुछ ठीक चल रहा था। बैरोस ने कार्नेक को इन्फॉर्म किया कि वो होबा से कांटेक्ट करेगा ताकि ये सारा मेस क्लीन अप हो सके, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे नेक्रोमांसरों को पकड़ लिया था। बैरोस ने ये उम्मीद नहीं की थी कि एलियास उनसे मदद मांगेगा, क्योंकि उनका पहले कभी आपस में सामना नहीं हुआ था। कार्नेक ने जवाब दिया कि ये सिर्फ ये दिखाता है कि उन्हें कितनी मदद की ज़रूरत थी। शायद गाला टाउन के इंसिडेंट के बाद उन्होंने इन दोनों को इन्वेस्टिगेट भी किया हो, लेकिन कार्नेक को यकीन था कि अगर वो लोग और गहराई से भी तलाश करें तो बस यही पता चलेगा कि कार्नेक ने अपना परिवार नेक्रोमांसरों के हाथों खो दिया था। इसीलिए लोग नेचुरली समझेंगे कि कार्नेक नेक्रोमांसरों का शिकार कर रहा है। चर्च उन्हें इंपॉर्टेंट केसेस फ्री में देता था और उन्हें काफ़ी सारे रिलिक्स भी मिलते थे, तो कार्नेक को कोई शिकायत नहीं थी। बैरोस ने सजेस्ट किया कि अब वापस चलना चाहिए, लेकिन कार्नेक ने कहा अभी नहीं। बैरोस को हंसी आई, क्योंकि उसने सोचा था कि कार्नेक हर छोटी छोटी चीज़ को कलेक्ट करना चाहेगा, लेकिन कार्नेक ने समझाया कि ऐसा नहीं है। उसने बताया कि वो बस उन रास्तों को ब्लॉक कर रहा है जिनके जरिए ये शक्ति फैलती है। उसने और गहराई में देखा तो समझा कि ये पावर वक्त के गेट्स के जरिए फैल रही है और कार्नेक अब उन गेट्स को ढूंढने में लगा है। बैरोस ने कहा कि शायद इसमें अभी 3 महीने और लग सकते हैं। उसने अंदाज़ा लगाया कि कोई बड़ा हादसा होने वाला है। जैसे ही बैरोस ने दरवाज़ा खोला, एक चिट्ठी गिर गई। कार्नेक ने उठाया और उन्हें लगा कि ये होबा ऑर्डर से आई थी। इसमें लिखा था कि एलियास उन्हें मिलना चाहता है और ज़्यादा बातें वो सामने बताएगा। उन्हें महसूस हो गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। होबा टेम्पल में एलियास ने उनका जोश से स्वागत किया। उसने सरोई और रेनी को नाइट बैरोस और बैरन कार्नेक से मिलवाया। रेनी ने अपना परिचय एक सिक्स्थ मैच के रूप में दिया और सरोई एलन एक स्वॉर्ड्समैन था जो एडवेंचर गिल्ड से था। बैरोस और कार्नेक अपने स्पेशल मैसेजिंग के जरिए बात कर रहे थे। उन्हें सरोई याद आई, जो 20 साल की उम्र में अपनी मार्शल एनर्जी को जगाई थी और आजकल काफ़ी फेमस थी। उन्होंने ये भी नोट किया कि रेनी भी एक एडवांस मैच था। मैजेस और मार्शल एनर्जी यूजर्स को उनकी पावर के हिसाब से लेवल्स में बांटा जाता है। जितने ज़्यादा सकल्स एक मैच के पास होते हैं, उतनी एडवांस्ड स्पेल्स वो यूज़ कर सकता है। 10 सकल का एक ग्रैंड मैच इंसानी हदों को पार कर जाता है। कार्नेक एक ग्रैंड मैच के लेवल तक पहुंच चुका था, लेकिन उसके पास मना की कमी थी। एक और यूज़र जो अपनी मार्शल एनर्जी को जगाता है, वो भी वैसा ही होता है। उन्हें रेड, ब्लू, पर्पल, सिल्वर और गोल्ड नाइट्स में कैटेगराइज किया जाता है। उनमें से गोल्ड नाइट बन पाना एक ऐसी स्टेज है जिसे सिर्फ चौथे मार्शल किंग ने पाया है।
रेने सिक्स्थ सर्कल का मैच था और सरोई रेड नाइट थी, जो बैकअप के रूप में काफ़ी थी। कार्नेक ने बैरोस से पूछा कि क्या उसने कभी मार्शल एनर्जी सीखने की कोशिश नहीं की। कार्नेक ने कहा कि बैरोस ने मार्शल किंग से लड़ाई में बराबरी की थी, चाहे उसने ये नहीं सीखा हो। बैरोस ने थोड़ा डिफेंसिव होते हुए जवाब दिया कि कार्नेक उसके कमजोरी वाले पॉइंट को छेड़ रहा था। कार्नेक ने दोनों को बोला कि उनसे मिलना एक सम्मान की बात है। सरोई ने जवाब दिया कि इतनी फॉर्मल बात करने की ज़रूरत नहीं है। रेने को उनका काम काफ़ी अम्यूजिंग लगा क्योंकि उन्होंने इतने सारे नेक्रोमांसरों को इतने कम समय में पकड़ा था। एलियास ने इंट्रोडक्शन के बाद मुद्दे पर आते हुए कहा कि उनकी ऑर्डर को एक बड़े प्रॉब्लम का सामना है। उसने समझाया कि उनकी ऑर्डर ट्रिस सिटी के एक प्रॉब्लम में उलझ गई है और तब से उनके लिए काफ़ी दिक्कत खड़ी हो रही है। ट्रिस सिटी एटिल और टारोम के किंगडम्स के बीच में स्थित है और ये शहर हमेशा ज़मीन के मसले पर लड़ता रहता है। दोनों किंगडम्स ने थक कर अपने अपने नोबिलिटी से एक एक व्यक्ति को भेजा और उन्हें शादी करवा कर काउंट फैमिली ऑफ ट्रिस बना दी, जो शहर के न्यूट्रल जोन को रूल करे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये शहर व्यापार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जगह पर था, लेकिन काउंट फैमिली के पास ज़्यादा अथॉरिटी नहीं थी ताकि वो शहर के बढ़ते धन और पॉपुलेशन को प्रॉपर्ली हैंडल कर सकें। इस वजह से क्राइम सिंडिकेट्स ने अपना कंट्रोल बना लिया और धीरे धीरे ट्रिस को बर्बाद कर दिया। रेंटफील्ड्स और पीएलएस जैसे बड़े क्राइम सिंडिकेट्स ने अपनी पावर फैलानी शुरू कर दी। रेंटफील्ड्स और पीएलएस ट्रिस की रियासत के वंशज होने का दावा करते थे और दोनों गैंग्स शहर को कंट्रोल करने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। जो राज्य शहर की बढ़ती हुई हालत को संभालने में परेशान थे, उन्होंने फैसला किया कि जो भी गैंग शहर को ठीक तरीके से रूल करेगा उसे नई काउंट फैमिली के रूप में मंजूरी दी जाएगी। इसीलिए रेंटफील्ड्स और पीएलएस के बीच ये जंग कई दशकों तक चलती रही। पीएलएस को ऊपर कामयाबी तब मिली जब डार्कनेस ऑफ द एंड का असर आया। पीएलएस, जो स्लेव ट्रेड का काम करते थे, नेक्रोमांसरों के साथ काम कर रहे थे जिनका लक्ष्य समान था। नेक्रोमांसरों के साथ मिलकर पीएलएस ने जल्दी से रेंटफील्ड्स पर अटैक करना शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने इतना दिखावा किया कि दिक्कत में पड़ गए। रेंटफील्ड्स को जब पीएलएस के नेक्रोमांसरों का पता चला तो उन्होंने तुरंत हथौबा ऑर्डर को रिपोर्ट किया। ऑर्डर ने जैसे ही नेक्रोमेंसी का उपयोग पकड़ा तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई की और ये जंग रेंटफील्ड्स की जीत पर खत्म हुई। पीएलएस अपना नाम बचाने में मुश्किल से कामयाब हो पाए। कार्नेक ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे सब कुछ सुलझ गया हो, लेकिन एलियास ने बताया कि रेंटफील्ड्स पर भी नेक्रोमांसरों के साथ काम करने का इल्ज़ाम लगा है। फर्क बस इतना था कि पीएलएस से अलग रेंटफील्ड्स इस बात को छुपा रहे थे। सरोई पूरी तरह हैरान हो गई कि दोनों ही फैमिली एक जैसी थी और ऑर्डर को इसका पता नहीं था। एलियास ने कहा कि डार्कनेस ऑफ द एंड के असर के जाने के बाद ये समझना मुश्किल था। सरोई इस बात पर क्रोधित थी और उसने कहा कि इन लोगों को माफ़ नहीं किया जा सकता। बैरोस ने कार्नेक की तरफ देखा, जो गुस्से में था। कार्नेक चिल्ला रहा था कि ये लोग इंसान नहीं कहलाने के लायक हैं। बैरोस मन ही मन सोच रहा था कि कार्नेक कितना दोहराव का शिकार था क्योंकि उसमें खुद कोई शर्म नहीं थी। बैरोस ने कहा कि हथौबा ऑर्डर की प्रतिष्ठा दांव पर है, इसलिए इसको ध्यान से हैंडल करना पड़ेगा। एलियास ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक कह रहा है और उन्हें ध्यान से आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर वो गलती करते हैं तो आगे चलकर नेक्रोमांसरों को पकड़ने में मुश्किल हो सकती है। उन्होंने पहले ये फैसला किया कि वे शहर में छुपकर जाएंगे और अपना मिशन वहां से शुरू करेंगे। किसी ने पूछा कि एलियास ने इस काम के लिए ऑर्डर के सदस्यों को क्यों नहीं भेजा। एलियास ने कहा कि वह इस बात को लेकर शर्मिंदा है, लेकिन उनके अंदर ही ऑर्डर के लोग सूचना लीक कर रहे हैं। जो समूह ऑर्डर ने पहले भेजा था वह बिना किसी सुराग के गायब हो गया, जबकि वे सब स्किल्ड एडवेंचरर्स थे। एलियास और बाकी लोगों को शक था कि बिशप स्ट्राफ, जो कि रेंटफील्ड्स की मदद कर रहा था, इस सब में शामिल था। कार्नेक ने एलियास से पूछा कि क्या उसने ऑर्डर को अपने प्लान के बारे में बताया नहीं। एलियास ने जवाब दिया कि वह अपनी मर्जी से ये सब कर रहा था और उसके पास इतनी अथॉरिटी थी कि वह बिना रिपोर्ट किए काम कर सके। उसने कहा कि उन्हें नेक्रोमेंसी का पक्का सबूत चाहिए। सरोई ने कहा कि यह काफ़ी खतरनाक है और शहर के लोग उनके खिलाफ हो सकते हैं। एलियास ने इस बात से सहमति जताते हुए कहा कि इसी वजह से उसने कार्नेक और बैरोस को बुलाया है, क्योंकि सबसे खराब स्थिति में भी ये लोग अपना बचाव कर सकते हैं। रेंटफील्ड्स मैनर के अंडरग्राउंड चैम्बर में एक आदमी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। अंधेरे में एक मशाल की रोशनी चमक रही थी और वहाँ कई लोगों को टॉर्चर किया जा रहा था। एक रोब पहने हुए आदमी ने बिशप स्ट्राफ से पूछा कि क्या वह सोचता है कि ऑर्डर फिर से कोई कदम उठाएगा। बिशप स्ट्राफ ने कहा कि अगर ऑर्डर आता है तो वे उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि वे और ज़्यादा बलिदान लेकर आ रहे हैं। स्ट्राफ ने अपनी ग्रीन मैजिक का इस्तेमाल करते हुए कैदियों पर हमला किया और वे लोग दर्द से चीखने लगे। रोब वाला आदमी बिशप से पूछता है कि क्या उसका शरीर इतनी ताकत को संभाल पाएगा। बिशप ने जवाब दिया कि नहीं, इसलिए वह अपने शरीर को देवी की कृपा के जरिए सुरक्षित रखता है। उसने इच्छा जताई कि ऑर्डर और अधिक दमदार एडवेंचरर्स भेजे ताकि उसका फायदा हो सके। तब तक एलियास और बाकी लोग वहां आ गए थे। ये जगह ट्रिस्ट सिटी है, जो एक घोस्ट सिटी की तरह है क्योंकि यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है और लोग सड़कों पर मर रहे हैं। क्राइम के मामले में तो बेहद ही ज़्यादा है। ये वैसे नहीं है जैसे सामान्य रूप से होता है। एलियास ने उन्हें अपने सामान संभाल के रखने की सलाह दी। अचानक एक डैगर उनकी तरफ आई, जो रैन के कमर पर लगे पाउच को चुरा ले गई। सुनहरे सिक्के गिर गए और छोटे हाथों ने उन्हें पकड़ लिया और बच्चे जितनी तेज भाग सकते थे भाग गए। रियलन गुस्से में था क्योंकि उसका पैसा चुरा लिया गया था।
यह कोई नई बात नहीं थी कि इस शहर को सिटी ऑफ सिन कहा जाता है क्योंकि यहाँ के बच्चे भी ऐसे बर्ताव करते हैं। रियलन ने पूछा कि उन्हें रात को इस शहर में रुकने पर कैसे भरोसा करना चाहिए। एलियास ने कहा कि उसे एक जगह पता है और सब हैरान हुए कि यही उनका रुकने का स्थल है। ये प्लाथ का मैनर था। सबने सोचा कि एलियास पागल है जो उन्हें उस परिवार के घर ले जा रहा है जिसे उसने गिरा दिया था। वह सब टेबल के इर्द गिर्द बैठे हुए थे। उन्होंने एक व्यक्ति को ध्यान से सुना जो कह रहा था कि जिन लोगों के हाथ में डिपर्स हैं उन्हें बैन मैजिक के लिए सज़ा मिलनी चाहिए और इसमें उसका पिता भी शामिल है। लेकिन उसने जोर देकर कहा कि रेनफेल्ड्स ने भी कानून तोड़ा है और वह उन्हें नहीं छोड़ सकती। ये व्यक्ति प्लाथ हाउस होल्ड का प्रमुख था। सिल्डेरा ने इस बात से सहमति जताई कि वह सिर्फ ट्रिस्ट पैरिश को इन हिंसात्मक कृत्यों को देखने नहीं दे सकते। ये कहना सूक्ष्म है कि यह ट्रिस्ट की गलती है, उनकी नहीं। कार्नेक और बैरोस ने देखा कि उसने गुस्से को ट्रिस्ट पैरिश की तरफ मोड़ दिया और उन्हें समझ आया कि वे कितने डरावने हैं। एलियास ने सिल्डेरा को बताया कि क्योंकि वह इस मामले पर सहमत है, वह उसकी मदद की सराहना करेगा जो रेनफेल्ड के खिलाफ ऑपरेशन के लिए है। उसने जवाब दिया कि वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी और उसे अपने प्लान्स बताने को कहा। उसने शेयर किया कि रेनफेल्ड्स ने हाल ही में अपनी सिक्योरिटी को मजबूत किया है तो उस मैनर के पास जाना इम्पॉसिबल है जब तक कोई हाई रैंक का आदमी ना हो, और इसी वजह से एलियस ने रेनफेल्ड्स के रेजिडेंट्स को एम्बुश करने का सोचा। वो सब ये सुन के हैरान हुए। रेलन ने पूछा कि क्या वो सीरियस है क्योंकि ये प्लान थोड़ा सिंपल लग रहा है। एलियस ने कॉन्फिडेंट रिप्लाई दिया कि ये काम करेगा। सिल्डेरा ने शेयर किया कि रेनफेल्ड्स के पास एस्टेट में कोई बड़ी मिलिट्री फोर्स नहीं है तो ये डुएबल है, लेकिन वो इस बात से चिंतित थी कि उन्हें नेक्रोमांसर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एलियस ने जवाब दिया कि ये ठीक है। उसने समझाया कि उसके साथ जो लोग हैं वो नेक्रोमांसर के खिलाफ लड़ने में वेटेंस हैं। रात को रेनफेल्ड एस्टेट में गार्ड्स एस्टेट की दीवारों पर पेट्रोल कर रहे थे जबकि रोब पहने हुए आदमी दीवारों के दूसरी तरफ अपने पोजीशन पर थे। उन्होंने एक बॉटल जलाई और कहा कि ये सब बदला लेने के लिए है। उन्होंने जलती हुई बॉटल्स दूसरी तरफ फेंकी। जब वो जमीन पर गिर गई तो आग तुरंत फैल गई। सोल्जर्स ऑफ गार्ड थे। एम्बुश ने उन्हें पैनिक कर दिया, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो दूसरी तरफ के अटैकर्स से निपट लेंगे। उन्हें नहीं पता था कि एलियस और बाकी लोग पहले ही अंदर घुस गए थे। कार्नेक ने कमेंट किया कि ये लोग काफ़ी यूज़फुल हैं। एलियस ने उन्हें बोला कि वो इस मौके का फ़ायदा उठाएं क्योंकि वो मैंशन के अंदर नेक्रोमेंसी की बदबू महसूस कर रहा था। उनका रास्ता कुछ सोल्जर्स ने रोक दिया और उन सोल्जर्स ने पूछा कि क्या ये PLS के लोग हैं जो उन्हें भेजने आए हैं। उनका जोश उन एलीट नाइट्स को देख के बढ़ गया। उसने फायरबॉल्स का रिलीज किया जो उन नाइट्स को उड़ा दिया। इसके बाद चैन लाइटनिंग आई। सोल्जर्स घबरा गए क्योंकि वो देखा कि वो कितनी तेजी से स्पेल कास्ट कर रहा है। एक सोल्जर ने रिप्लाई दिया कि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ 5 दुश्मन हैं। लेकिन फिर उन्हें हैरानी हुई जब उन्होंने देखा एक स्वॉर्ड यूज़र सरोई ने एक साथ कई सोल्जर्स पर अटैक किया। सोल्जर्स को हैरानी हुई कि उनके ग्रुप में एक और यूज़र है। उसकी मूवमेंट स्मूथ थी जब उसने लगातार कई सोल्जर्स को काट दिया। बारोस ने उसकी परफॉर्मेंस देखकर कमेंट किया कि ये वैसे नहीं होता। उसने कहा कि उसकी मूवमेंट्स डिसअपॉइंटिंग हैं। कार्नेक ने आर्ग्यू किया कि ये एक रिच कमेंट है किसी ऐसे व्यक्ति से जो बैटल ऑरा नहीं रखता। उन्होंने पीछे से एक सोल्जर महसूस किया और बारोस को पता था कि ये उसका वार्म अप का वक्त है। उसने सिर्फ एक छोटी सी मूव से उन सोल्जर्स को मार दिया। कार्नेक ने भी एरोस छोड़ने शुरू किए और सोल्जर्स को उनके चेस्ट पर मार दिया। सोल्जर्स दर्द से चीख रहे थे। इस बीच एलियस सोल्जर्स को हराते हुए फ्यूरी में था। वो एक एग्रेसिव चिहुआहुआ की तरह था। कार्नेक ने उसे देखा और सोचा कि एक प्रीस्ट को स्वॉर्ड चलाना कैसे आता है। आखिर में उन्होंने देखा कि सोल्जर्स पीछे हट रहे हैं, लेकिन सरोई ने पूछा कि नेक्रोमांसर बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं। एलियस ने सोचा कि वो बिल्डिंग के अंदर इंतजार कर रहे होंगे और उनके लिए वहां लड़ना ज़्यादा फायदेमंद होगा। वो मैंशन में घुस गए और देखा कितना शांत था। फिर उन्होंने सुना कि कोई उन्हें इस हद तक पहुंचने पर एक्नॉलेज कर रहा है। 3 लोग जो अपनी हुड्स में छुपे हुए थे सीधी सीढ़ी चढ़ाई के ऊपर थे और उनके पीछे एक बड़ा ग्रिम रीपर था। उस व्यक्ति ने बोला कि हाई रैंक मेज और ऑरा यूज़र काफ़ी फेमस हैं। उसने ये भी ऐड किया कि सब कुछ अंधकार की पावर के सामने बेकार है। ग्रिम रीपर असल में एक हाई रैंक टेंडेट स्पेक्टर है। जब उन्होंने देखा कि 5 ने चमक पकड़ी, उन्होंने सबूत ढूंढ लिया और वो खुश और एक्साइटेड हो गए। उन्हें बस उन्हें पकड़ना था और यही सबूत के लिए काफ़ी होगा। बारोस और कार्नेक एक छुपी हुई बातचीत कर रहे थे कि वो 3 रोब में आदमी सब अच्छी पैसे की तरह हैं। रोब में आदमी इसे सुनकर बुरा मान गए और उनसे कहा कि वो मुस्कराते रहें। उन्होंने स्पेक्टर को अटैक करने का हुक्म दिया, जिसका काम इंसान की लाइफ एसेंस को एब्जॉर्ब करना है। एलियस ने एक स्पेल कास्ट की ये कहते हुए कि देवी का प्रकाश सब इम्प्योर को सजा देगा। उसकी चमकती हुई हरी रोशनी स्पेक्टर को घेर लेती है। रोब में लोगों को ये देखकर हैरानी होती है कि अचानक एक प्रीस्ट आ गया। तब सरोई ने अंदर घुसकर स्पेक्टर को स्लैश किया और वो सीधा रोब वाले आदमी की तरफ चार्ज हुई। वो इतनी करीब थी कि अचानक उन लोगों के सर पर हिट हो गई। एलियस पीला पड़ गया और उसने याद दिलाया कि उन्हें जिंदा रखना है। सरोई ने जवाब दिया कि ये वो नहीं थी जिसे उन्होंने देखा। वाइन्स मैंशन के पिलर्स के इर्द गिर्द बनने लगे। उन्हें देखकर हैरानी हुई कि ये कैसे बदल गया। पूरे एरिया को लाल वाइन्स ने ढक लिया। ये पूरी तरह से बदल गया। फिर किसी ने कमेंट किया कि ये कितना अच्छा हार्वेस्ट है। ये व्यक्ति और यूज़र और 6th सर्कल मेज पर अपनी नज़र रखता है और एक इंक्विसिटर एलियस पर भी।
अलियस ने आवाज़ पहचानी। उसने पक्का किया कि ये ट्रिस्ट पैरिश का बिशप स्ट्राफ है। स्ट्राफ ने अपना परिचय दिया और पूछा कि क्या अलियस यहाँ इसलिए आया है क्योंकि वो उससे शक करता था। अलियस को ये नहीं लगता था कि देवी का एक सेवक अंधकार की पावर से टैम्प होगा। सरोई और रीलन ने रिपोर्ट किया कि सब एग्जिट ब्लॉक कर दिए गए हैं और वो दीवार को तोड़ नहीं सकते। अलियस ने शेयर किया कि ये उनके पावर्स का कमज़ोर होना है अंधकार के एरिया में। उसने डेथ एनर्जी को ख़त्म करने का प्लान बनाया, लेकिन एक समस्या थी कि उसका डिविनिटी काम नहीं कर रहा था। कार्नाक ने नोटिस किया कि डिवाइन पावर असल में नेक्रोमेंसी पावर को बूस्ट कर रही है। स्ट्राफ ने हंसी मजाक किया और उनसे पूछा कि क्या उन्हें सच में लगा कि जो लोग उनसे मिले वो असल नेक्रोमेंसर्स हैं। उसने कहा कि ये सच नहीं है, क्योंकि अगर ये सब कुछ नेक्रोमेंसी होता तो क्यों 7 ऑर्डर्स अंधकार की पावर से इतने वेरी होते। उसने अलियस से पूछा कि उन्हें असली नेक्रोमेंसर से मिलने का अनुभव कैसा है। कार्नाक ने सीक्रेटली बारोस को बताया कि तैयार रहे। बारोस कंफ्यूज हुआ। कार्नाक ने उससे समझाया कि अगर उन्हें बैड लक मिला तो ये उनका एंड हो सकता है। उसने एक्सप्लेन किया कि बैरियर डिवाइन पावर और नेक्रोमेंसी पावर से मिलकर बना है। उसने कभी ऐसा बैरियर नहीं देखा था। उसे सिर्फ केस मना और नेक्रोमेंसी पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बारोस ने पूछा कि क्या कार्नाक को ये स्पेल नहीं पता। उसने सोचा कि एक हिलबिली टाउन का प्रीस्ट कैसे ये कर सकता है जब कार्नाक खुद स्पेल नहीं पहचानता। स्ट्राफ ने उन्हें बताया कि कहीं भाग नहीं सकते। उन्हें महसूस हुआ कि कुछ आ रहा है। वो ऑफ गार्ड थे। ये एक नेक्रोमेंसी पपेट था, एक केओटिक गोलेम। ये उनकी तरफ आया। अलियस ने उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए एक बैरियर कास्ट किया, लेकिन गोलेम बैरियर को तोड़ने वाला था। अलियस ने अनाउंस किया कि बैरियर अब और नहीं संभाल सकता। रीलन ने कहा कि थोड़ी देर और रुकने दो क्योंकि वो कुछ करने की कोशिश करेगा। रीलन ने एक स्पेल कास्ट किया। उसकी स्टाफ के टिप पर आग थी, लेकिन उसे फायरबॉल रिलीज करने से पहले ही उन्हें ब्लास्ट कर दिया गया जब बैरियर पूरी तरह से टूट गया। 2 और गोलेम उनकी तरफ आए। गोलेम ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने प्रीस्ट और हाई रैंकिंग मेज को पकड़ लिया। स्ट्राफ ने उन्हें कहा कि दोनों को बेसमेंट में लॉक कर दो बाकी की ऑफरिंग्स के साथ। अचानक सरोई ने गोलेम पर अटैक किया, लेकिन उसे हैरानी हुई कि इससे कोई असर नहीं हुआ। स्ट्राफ ने कमेंट किया कि बाकी 2 बेकार हैं, लेकिन ये औरत काफ़ी अच्छी है। ये सुनकर बारोस और कार्नाक ने छोटी सी शिकायत की कि उन्हें इरेलेवेंट समझा गया। स्ट्राफ ने सरोई की सोल को काफ़ी अच्छा समझा। बिना किसी वार्निंग के बारोस ने मदद की। उसने अपना पावर अपनी स्वॉर्ड पर कंसंट्रेट किया और गोलेम पर सीधा अटैक किया उसके चेस्ट में। उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया। सरोई ने उत्सुकता से पूछा कि उसने बिना ऑरा के कैसे किया। कैओटिक गोलेम्स के कमजोर पॉइंट्स वहीं होते हैं जहां मना फ्लो नहीं होती। समस्या यह है कि फ्लो हमेशा शिफ्ट होती रहती है, जो कमजोर पॉइंट्स को पकड़ना मुश्किल बना देती है। लेकिन बारोस ये कर सकता था क्योंकि उसका काफ़ी अनुभव था। उसने सरोई को अकेला छोड़ दिया क्योंकि अगर उसकी स्टेमिना खत्म हो गई तो वो खुद भी खत्म हो जाएगा। वो सोच रहा था कि यंग मास्टर कहाँ है, क्योंकि उसे तब तक इंटरवीन करना चाहिए था। कार्नाक का हाल बुरा था क्योंकि नेक्रोमेंसी भी काम नहीं कर रही थी। चाहे वो धुंध को अपने नेक्रोमेंसी पावर से इम्ब्यू करने की कोशिश करे, वो फिर भी इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ऐसे में वो हारने वाले थे तो उन्हें एक और सॉल्यूशन की ज़रूरत थी। उसने नहीं सोचा था कि कुछ नेक्रोमेंसी स्पेल्स ऐसे हैं जिनके बारे में वो नहीं जानता। उसने सोचा कि शायद कुछ और इन्वॉल्व है। कार्नाक को एक थ्योरी आई और उसने अपनी थ्योरी को टेस्ट करने का फैसला किया। बारोस अब गोलम्स से परेशान होने लगा। कार्नाक ने अपने पावर्स से गोलम्स को मारना शुरू किया। स्ट्राफ गुस्से में था कि उन्होंने उसके कैओटिक गोलम्स को आसानी से क्यों तोड़ दिया। उसने पछताया कि उसने उन दोनों को अंडरएस्टिमेट किया और उसे होबा ऑर्डर में सील्ड नेक्रोमेंसी स्क्रोल्स को एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए था। गोलम्स काफ़ी नहीं हैं, उसे कुछ और ट्राई करना होगा। एक नीली खौफनाक आत्मा सामने आई। कार्नाक ने सारथी को बुलाया। उसने देखा कि वो दोनों बैरियर के अंदर पहले से साथ हैं। वो जितनी तेज हो सके भागी जबकि आत्मा उसका पीछा कर रही थी। यह मज़ेदार था कि दोनों आदमी सिर्फ उसकी तकलीफ देख रहे थे। उसने दांत गिट्टे और आत्मा का सामना किया। उसने सोचा कि उसे काट देगी, लेकिन आत्मा ने पहले उसके हाथ पर वार किया, जिससे उसकी चीख निकल गई दर्द से। स्ट्राफ को खुशी थी कि उसने ऑरा यूजर को पकड़ लिया। अचानक किसी ने कहा, बस बहुत हो गया। सरोई आत्मा के हाथ में बेहोश थी। कार्नाक ने स्ट्राफ को एक अमेच्योर नेक्रोमेंसर कहा और हमारे एमसी ने अपने सस्पेशन को कंफर्म किया। स्ट्राफ कंफ्यूज हुआ कि क्या हो रहा है। बैरियर गिर रहा था। स्ट्राफ ने पूछा कि उसने क्या किया। कार्नाक ने जवाब दिया कि उसने ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने बैरियर को एसटीएफ के ऊपर रखा। उसने स्ट्राफ को बताया कि वो कितना एरोगेंट है जबकि वो सिर्फ एक अमेच्योर है। स्ट्राफ ने आर्ग्यू किया कि वो अमेच्योर नहीं है। उसने ज़्यादा अनडेड ज़ॉम्बी सोल्जर्स को बुलाने का कहा। बारोस ने उत्सुकता से पूछा कि स्ट्राफ उन्हें क्यों समन कर सकता है। कार्नाक ने एक्सप्लेन किया कि वो बेसिक नेक्रोमेंसी के खिलाफ ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। उसने बारोस से कहा कि तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। बारोस ने कमेंट किया कि वो ज़ॉम्बी सोल्जर्स हाई रैंक्ड अनडेड लग रहे हैं, फिर भी कार्नाक ने इसे बेसिक नेक्रोमेंसी कहा। बारोस ने कहा कि स्ट्राफ के पास उन्होंने जो सोचा था उससे ज़्यादा नेक्रोमेंसी पावर है और अगर ऐसे चलता रहा तो वो हमेशा लड़ते रहेंगे। कार्नाक ने जवाब दिया कि जितना लंबा वो लड़ते हैं उनके लिए उतना ही बुरा होता है। उसने प्लान बनाया कि जब भी मौका मिले तो वो भाग जाएंगे। कार्नाक ने एक डार्क ब्लेड का इस्तेमाल किया। कुछ अनडेड गिर गए और बहुत सारे उसके अटैक से छितर गए। स्ट्राफ का गुस्सा बढ़ गया।
उसने कमेंट किया कि वो बचे बचे थे लेकिन उसकी ओवरवेलमिंग पावर के खिलाफ बेकार हैं। फिर उसने डेमन गेहेना को बुलाया। एक बड़ा डेमन एक समनिंग शकल से निकला। ये डेमन देखने में खौफनाक था, इसकी लाल आंखें, बड़े सींग और बड़ा शरीर और पंख थे। डेमन ने अपने कॉन्ट्रैक्टर से उसकी इच्छा पूछी। स्ट्राफ ने डेमन से कहा कि वो आदमी को मार दे और औरत को उसके पास ला दे। डेमन ने पूछा कि किसे मारना है। बारोस और कारनाक ट्रांसलूसेंट थे। कारनाक ने कमेंट किया कि उसने कभी नहीं देखा कि एक नेक्रोमेंसर इतनी आसानी से इल्यूजन का शिकार हो गया। स्ट्राफ ने पूछा कि यह कब हुआ। कारनाक ने एक्सप्लेन किया कि यह बैरियर टूटने से वहां था। यह साबित करता है कि स्ट्राफ कितना अमेच्योर है। और फिर कारनाक ने कहा फिर मिलेंगे और उनकी ट्रांसलूसेंट बॉडीज हवा में गायब हो गई। स्ट्राफ कंफ्यूज हो गया कि सब कुछ इल्यूजन था, जिससे वो बहुत गुस्से में आ गया। उसने उन्हें गाली दी। इस बीच कारनाक और बारोस घास पर बैठकर चिल कर रहे थे। कारनाक ने कहा कि स्ट्राफ कितना इडियट है। यह उसका पनिशमेंट है कि वो सिर्फ एक टाइप के स्पेल पर फोकस कर रहा है। वो टाइप की इल्यूजन तो कुछ नहीं थी। बारोस ने ऐड किया कि इसने उन्हें भागने का टाइम दिया। बारोस ने कारनाक को कंफर्म किया कि पीएलएस में वापस जाना बहुत डेंजरस होगा। कारनाक ने जवाब दिया हाँ, क्योंकि रैनफेल्ड सबसे पहले वहां सर्च करेंगे। सरोई थोड़ी ग्रोगी थी जब उसने कहा कि उन्होंने उनसे पूरा टाइम झूठ बोला। कारनाक और बारोस थोड़ा नर्वस हो गए। उन्होंने पूछा कि वो कैसे महसूस कर रही है। वो परेशान थी और उन्हें कहा कि वो प्रिटेंड करना बंद करें कि उन्हें उसकी परवाह है जब वो गंदे नेक्रोमेंसेस हैं। उसने पूछा कि वो कहाँ हैं। कारनाक ने एक्सप्लेन किया कि वो शहर के बाहर छुप रहे हैं ताकि बैरियर्स से बच सके, क्योंकि उन्हें उसे हील करने का टाइम चाहिए। उसने पूछा क्या ये हील है और मारने का नहीं। कारनाक ने जवाब दिया कि वो अच्छे लोग बनने की कोशिश कर रहे हैं और बस उसकी कुछ यादें मिटा देंगे। उसने कहा कि यह ठीक है। उसने शेयर किया कि वो अपने हाथ महसूस नहीं कर पा रही है और इस वजह से वो एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकती, छोड़ दो एक स्वॉर्ड्समैन बनने की। उसने अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की जब उसने उनसे कहा कि बस उसे मार दो। बारोस चुप रहा, लेकिन उसकी शक्ल से दिख रहा था कि वो उसके साथ एम्पैथाइज कर रहा है। उसने यंग मास्टर को सजेस्ट किया कि एक स्किल्ड प्रीस्ट से हीलिंग स्पेल यूज करे। कारनाक ने जवाब दिया कि वो होली मैजिक यूज नहीं कर सकते क्योंकि यह नेचुरल ऑर्डर के खिलाफ होगा। बारोस ने पूछा कि क्या वो नेक्रोमेंसी से कुछ कर सकते हैं। कारनाक सरप्राइज हुआ कि बारोस ने ये कहा। सारथी की आंखों में उम्मीद थी। उसने पूछा कि क्या वो नेक्रोमेंसी का इस्तेमाल करके उसका हाथ वापस दे सकते हैं। कारनाक ने जवाब दिया कि वो शायद कर सकता है लेकिन वो इसे रिकमेंड नहीं करता। उसने बताया कि नेक्रोमेंसी स्वीकार करने के लिए उसे उसका सर्वेंट बनाना पड़ेगा। वो उस पर उभरा और सरकेज़म में पूछा कि क्या वो एक ईविल नेक्रोमेंसर का सर्वेंट बनने के लिए तैयार है। उसने ये सुनकर पीला पड़ गई। एक नेक्रोमेंसर इंसानी आत्मा को कंट्रोल कर सकता है ताकि उन्हें दास बनाकर इस्तेमाल कर सके, एक दास कॉन्ट्रैक्ट के जरिए। ऐसे कई कहानियां हैं जहां कैप्चर की गई एडवेंचर्स को दर्दनाक टॉर्चर से गुजरना पड़ा जब तक उनका अंत नहीं हो गया। सरोई जानती थी कि यह बुरा है और वो इसे स्वीकार नहीं कर सकती, लेकिन उसने अपने हाथ को देखा मैजिकल मैसेजिंग का इस्तेमाल करते हुए। कारनाक ने बारोस को नेक्रोमेंसी का जिक्र करने के लिए गाली दी। बारोस ने हंसी मजाक किया और पूछा कि क्या यह इतना ऑब्वियस था। उसने एक्सप्लेन किया कि वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो समझता है कि वो अब क्या महसूस कर रही है। उसने उम्मीद की कि वो ज़्यादा नहीं मांग रहा। कारनाक ने सारथी को एक्सप्लेन किया कि हालांकि वो नेक्रोमेंसी का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, उसकी कर्ट स्टेट देखकर वो सच में उसे कुछ एडवाइस नहीं दे सकता। उसने उससे कहा कि अगर वो उसका सर्वेंट बन जाती है तो वो अपनी खोई हुई बाजू वापस पा सकती है। उसने उसे डिसाइड करने की आज़ादी दी और वो जो कहना चाहती है वो करेगी। उसने पूछा कि अगर वो उसका सर्वेंट बन जाती है तो क्या होगा। उसने एक्सप्लेन किया कि जब कॉन्ट्रैक्ट सील हो जाएगा तो वो उसकी आत्मा का स्ट्रक्चर देख सकेगा। उस जानकारी के जरिए वो उसका शरीर वापस रिस्टोर कर सकेगा। उसके बाद हालांकि उसके पास फ्री विल होगी, कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखी जाएंगी। अगर वो उसे धोखा देगी तो उसे मौत का सामना करना पड़ेगा। इसका पहले सुनना बहुत खतरनाक लग रहा था, लेकिन यह नाइट्स के लॉयल्टी वाव से ज़्यादा अलग नहीं था। यह एक डिसीजन है उसकी आज़ादी खो देने का या एक स्वॉर्ड्समैन के रूप में अपना भविष्य खोने का, और यह फैसला सिर्फ उसका है। उसने इस पर विचार किया। उसने फिर लॉर्ड कारनाक को बुलाया और उससे कहा कि वो उसका सर्वेंट बनने को तैयार है। कारनाक ने उससे कहा कि यह आखिरी बार है जब वो पूछ रहा है कि क्या वो इस पर श्योर है। उसने जवाब दिया हाँ, क्योंकि यह बेहतर है कि वो कभी भी तलवार न उठाए। इस पर कारनाक ने शुरू करने का फैसला किया। कारनाक ने अपना हाथ सारथी के हाथ पर रखा और कहा, कारंथ गार्ड, लॉर्ड ऑफ डार्कनेस, मैं तुझसे पूछता हूँ सारो एलेन, क्या तुम मेरी सर्वेंट बनोगी। उसने हाँ कहा। कारनाक ने कहा कि अपना मन खोल दे और कॉन्ट्रैक्ट की एक्ट ऑफ सर्विट्यूड को एक्सेप्ट करे। अगर वो ऐसा करती है तो वो जो उसने खो दिया था वो वापस पा लेगी। एक स्क्रिप्चर उसके हाथ पर दिखी जिससे उसने ग्रोन की। ये स्क्रिप्चर उसके हाथों तक पहुंची और उसने और ज्यादा ग्रोन की जब तक ये खत्म नहीं हुआ। उसने अपने हाथ को देखा। कारनाक ने उसका पूरा नाम एक अथॉरिटी के साथ बुलाया और कहा कि अब वो उसकी सर्वेंट है। उसने खुशी से हाँ कहा, हाँ मेरे मास्टर। बारोस उसके लिए खुश था। फिर उसने पूछा कि उन्हें किडनैप्ड एलियास और वियलन के बारे में क्या करना चाहिए। कारनाक ने जवाब दिया कि स्ट्राफ की नेक्रोमेंसी पावर उन्होंने सोचा था उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये बेहतर होगा कि वो बड़े पैमाने पर नेक्रोमेंसी का इस्तेमाल करें, चाहे वो कैस मना का इस्तेमाल करें।
बारोस ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो शहर तबाह हो जाएगा। कारनाक ने कहा कि उनके पास 2 चॉइस हैं, पहला तैयार हो जाना और एलियास और रियलन को बचाने जाना, दूसरा उन्हें छोड़ देना और भाग जाना। बारोस ने गम से कहा कि इन दोनों चॉइसेस से वो बैड गाय बनेंगे। यह मज़ेदार था कि दोनों ने एग्री किया कि अच्छे बनना मुश्किल है। इस बीच सारोई हैरान थी क्योंकि उनका ऑब्वियस चॉइस तो अपने दोस्तों को बचाना था। बारोस ने पूछा कि क्या ये ठीक है, चाहे उन्हें इतने वायलेंट मेथड का इस्तेमाल करना पड़े। उसने एक्सप्लेन किया कि यह बेस्ट चॉइस नहीं है, लेकिन उनके दोस्तों को छोड़ देना भी ठीक नहीं है, और अपने दोस्तों को बचाना, चाहे संभावित खतरा हो, सही काम है। कारनाक और बारोस इस पर एनलाइटन हो गए। बारोस ने कंक्लूड किया कि अगर उनकी नीयत अच्छी है तो इविल मेथड्स को भी जस्टिफाइड किया जा सकता है। अब दोनों पंप्ड अप थे। कारनाक ने कहा कि उन्हें नेक्रोमेंसी का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। बारोस ने इस बात से एग्री किया क्योंकि सारोई ने कहा कि यह जस्टिफाइड होगा। सारोई परेशान हुई क्योंकि यह वो नहीं कह रही थी। ये इंटरेक्शन क्रेजी और फनी था। इस बीच शहर में रात के बीच लोग सड़कों पर घूम रहे थे और रेस्टलेस थे। एक सिपाही ने एक दरवाजे पर नॉक किया जबकि बाकी लोग टाउन के लोगों से पूछा कि क्या उन्होंने किसी संदिग्ध बाहरी को देखा। एक आदमी ने शिकायत की कि वो सिर्फ मर्चेंट हैं। एक सिपाही ने उसका कॉलर पकड़ लिया और कहा कि वो चुप रहें क्योंकि उनके पास ऑर्डर्स हैं सभी बाहरी लोगों को पकड़ने के लिए। एक सिपाही ने शिकायत की कि वो रात के बीच ये क्या कर रहे हैं। उसका सहकर्मी उसे देखता है जब वो ड्यूटी पर ड्रिंक कर रहा होता है। उसके सहकर्मी ने उससे कह दिया कि चल निकल, लेकिन उसने गुस्सा दिखाया क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसका सहकर्मी उसे बॉस कर रहा है। उसके सहकर्मी ने साइन किया और कहा कि वो यह नहीं कर रहा क्योंकि वो चाहता है। अचानक उसके सहकर्मी ने अपना तलवार उस पर स्विंग किया। वो गुस्से में आ गया क्योंकि उसने इसे अपने सहकर्मी के साथ लड़ने की कोशिश समझा। उसके सहकर्मी ने बताया कि यह एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और उसका हाथ खुद ही हिल गया है, लेकिन आदमी ने अपने सहकर्मी पर वार किया। बाकी सिपाहियों ने इस शोर शराबे को देखा और उन्हें रोकने तथा काम पर वापस जाने को कहा, लेकिन आदमी ने तर्क किया कि पहले उसके सहकर्मी ने शुरू किया। उन्हें हैरानी हुई कि यह सिपाही अब इंसान की तरह नहीं दिख रहा था, बल्कि वह एक वेयरवुल्फ की तरह लग रहा था। सिपाहियों ने मांसाहारी को मारने के लिए दौड़ लगाए। आदमी कंफ्यूज था कि वो किस मांसाहारी की बात कर रहे हैं। उन्होंने उसे मार दिया। कारनाक उन्हें स्टेल्थ में देख रहा था और टिप्पणी की कि शहर इतना भ्रष्ट है कि जैसे ही कोई समस्या होती है सब लोग पैनिक में आ जाते हैं। सारोई ने पूछा कि उसने सीन क्यों क्रिएट किया। उसने एक्सप्लेन किया कि वो एक अनडेड आर्मी बना रहा है। सारोई हैरान थी और पूछा कि क्या वह यही कर रहा है। उसने बताया कि यह स्ट्राफ का सामना करने के लिए बेस्ट चॉइस है। खुशकिस्मती से शहर में इस वक्त काफ़ी मौत है, लेकिन काफ़ी बॉडीज को कंट्रोल करने के लिए नहीं है। कारनाक के पास कोई चॉइस नहीं थी क्योंकि उनके पास पर्याप्त नहीं थे, उन्हें बनाना पड़ेगा। यह मज़ेदार था जब बारोस गर्व से कहा कि चाहे ये थोड़ा बुरा हो, यह उनके दोस्तों को बचाने के लिए है। कारनाक ने खुशी से मुस्कुराया। सारोई ने उन्हें चिंता से देखा, लेकिन उसे पता था कि अगर उसने नहीं कहा तो ये दोनों मेजर प्रीस्ट को अकेला छोड़ देंगे। उसने ये भी महसूस किया कि कारनाक उतना बुरा नहीं लगता जितना वह समझ रही थी। उसने देखा कि वह सिर्फ रैंडफेल्ड्स के लोगों को टारगेट कर रहा है और आम शहर के लोगों को अकेला छोड़ रहा है। सिपाहियों के बीच लड़ाई जारी थी। वे एक दूसरे को मार रहे थे, साथ ही वे कंफ्यूज थे कि क्या हो रहा है। कारनाक ने आखिर में कहा कि उन्होंने इतनी अनडेड आर्मी बना ली है कि अब सब कुछ ठीक हो गया। हाथ एक्सटेंड करते हुए उसने कहा, मेरी आर्मी को जगाओ। अंधेरे की रोशनी उन सिपाहियों के शवों में घुस गई और शवों ने ज़ॉम्बीज में तब्दील हो गए जिनमें तेज दांत थे। वे आगे बढ़ने लगे। सारोई का ओपिनियन तुरंत बदल गया। उसने कारनाक को क्रूर और ईविल समझा। सड़क पर अनडेड आर्मी भर गई। कारनाक ने उन्हें आगे बढ़ने का हुक्म दिया। सारोई चिंता में थी कि क्या वह ठीक रहेगी एक ऐसे आदमी का सर्वेंट बनने में। पंख वाले डेमन्स उड़ रहे थे, उन्होंने आसमान को ढक लिया जबकि आर्मी दीवारों पर चढ़ रही थी। ज़ॉम्बीज पंख वाले डेमन्स के साथ लड़ रहे थे। कारनाक दूर से देख रहा था, हालांकि सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक हो रहा था, लेकिन स्ट्राफ की नेक्रोमेंसी पावर उसने सोचा था उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। स्ट्राफ ने एक डेथ ड्रैगन और साथ में ट्रम्पेटर्स को भी बुलाया था। कारनाक को पता था कि उसे ही इस स्पेल का इस्तेमाल करना चाहिए था क्योंकि इतने समय में उसकी पास में कुछ बदलाव आए हैं। उसने सोचा कि क्या कुछ लोग उसके कुछ आइटम्स लाने में सफल रहे हैं। कारनाक ने उन्हें कहा कि उन्हें जाना चाहिए वरना उनका पता चल जाएगा। सारोई ने पूछा कि क्या पता चलेगा। हमारे एमसी ने बताया कि असल में ज़ॉम्बीज सिर्फ इल्यूशंस हैं। सारोई हैरान हो गई। कारनाक ने उससे कहा कि ज़्यादातर ज़ॉम्बीज ऐसे हैं। उसने पूछा क्या उसने सोचा था कि वह इतने छोटे समय में उन्हें बना सकता है। सारथी को सुकून मिला और उसने उसकी तारीफ की, सोचती कि वह उससे ज़्यादा अच्छा है जितना उसने सोचा था। इस बीच एस्टेट के अंदर स्ट्राफ एक सकल के बीच खड़ा था जबकि मेज और प्रीस्ट उसके सामने लेटे हुए थे। उसके हाथों में मसल लाइक वेन्स थे। वह ज़ॉम्बीज पर गुस्सा था, कह रहा था कि वे सब पैस हैं, चाहे उनकी संख्या कितनी भी हो। वाइन उसकी सेंस से जुड़े हुए थे जिससे उसे पता चलता था कि क्या हो रहा है। उसने दुश्मनों को ढूंढा। अचानक उसने किसी के पीछे से यह कहते सुना कि एस्टेट कितना बड़ा है, इतना बड़ा बेसमेंट होने पर। स्ट्राफ सच में हैरान हुआ। उसने आवाज़ पहचानी और जब उसने मुड़कर देखा तो देखा कि कारनाक, बारोस और सारथी वहाँ हैं। कारनाक ने कहा, मैंने कहा था कि मैं तुमसे जल्दी मिलूंगा। उसे नहीं पता था कि वे लोग वहाँ कैसे आए।
कारनाक ने स्ट्राफ से कहा कि वह थका हुआ लग रहा है, ज़ॉम्बी से लड़ना उस पर भारी पड़ा होगा। सारोई ने एलियस और रीलान को देखा, वे भी एक वेदी पर थे क्योंकि उनका बलि चढ़ने वाला था। स्ट्राफ ने पूछा क्या ये सब कारनाक का काम है। उसने कहा कि वह कुछ चीज़ें गलत समझ रहा है। उसने माना कि वह थका हुआ है, लेकिन इतना नहीं कि वह उनका सामना नहीं कर सके। उसने कहा कि वह उन्हें पछताएगा कि वे उसकी जगह में घुस आए हैं। उसने अपनी अनडेड आर्मी को अटैक करने का हुक्म दिया। बारोस और सारोई अपने तलवारबाजी में कमाल कर रहे थे। कारनाक ने पुर्गेट्री के गहराइयों से आत्मा के दासों को बुलाया। उसकी स्किल का नाम था एकोज ऑफ द अंडरवर्ल्ड, और वहाँ फ्लोटिंग भूत जैसे ग्रिम रिपर्स आए और उन्होंने ज़्यादातर ज़ॉम्बीज़ को मार दिया। उन्होंने बारोस और सारोई के साथ लड़ना जारी रखा। एक ज़ॉम्बी ज़मीन पर गिर गया और ज़्यादातर ज़ॉम्बीज़ को हराया गया। स्ट्राफ ने पूछा कि उन्होंने उन्हें इतना जल्दी कैसे संभाल लिया। उसने अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने गेहेना का डेमन बुलाया जो मैजिक शकल से उभर आया। सारथी हैरान थी। बारोस ने पूछा कि क्या वह आदमी अब तक इससे थक नहीं गया। उसने कमेंट किया कि यह एक बार फिर से मजनून है। कारनाक को लगा कि स्ट्राफ की नेक्रोमेंसी पावर अब अपनी सीमा पर है। कारनाक की पावर डेमन को बंदी बना लेती है, जो उसे पूरी तरह से उभरने से रोक देती है। कारनाक ने इसे काउंटर समनिंग का नाम दिया। उसने डेमन से कहा कि वह वापस जाए क्योंकि उसने पहले से ही काफ़ी अच्छी वॉक की है। डेमन ने जवाब दिया कि वह इसे 4 टुकड़े कर देगा। उसने समन शकल से बाहर आने की कोशिश की, जिससे एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। जब वह आखिरकार बाहर आया तो उसने अपने कॉन्ट्रैक्टर से पूछा कि वह क्या चाहता है। स्ट्राफ पेंटिंग हुआ ने जवाब दिया कि वह चाहता है कि उन लोगों को मार दिया जाए और औरत को उसके पास भेज दिया जाए। डेमन ने जवाब दिया कि वह कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेगा। सारोई ने एक अद्भुत प्रेशर महसूस किया। कारनाक हैरान हुआ कि समन गेट बंद नहीं हो रहा। फिर उसने सारथी से कहा कि यह प्लान के मुताबिक नहीं गया और उन्हें अभी लड़ने के लिए कह दिया। उनके चेहरों पर जो एक्सप्रेशन था वो मज़ेदार था, लेकिन फिर भी उन्होंने डेमन पर चार्ज किया। उन्होंने मिलकर अटैक किया। डेमन उन्हें कीड़े की तरह समझता था। डेमन का अटैक डिस्ट्रक्टिव था। सारथी और बारोस ने इम्पैक्ट से अपने आप को बचाना पड़ा। कारनाक ने अपने हाथ में एक फायरबॉल बनाया और कई सारे फायरबॉल डेमन पर बरसने लगे। डेमन ने अपनी हवा से आग बुझा दी। सारोई ने कहा कि अगर डेमन एक ऑरा यूजर होता तो वह पर्पल नाइट के लेवल पर होता। बारोस ने साइन किया और बोला कि अगर सिर्फ उसने अपनी बैटल ऑरा जगह ली होती तो वह ऐसे स्ट्रगल नहीं कर रहा होता। कारनाक ने यह सुना तो उसने कुछ याद किया। उसने बारोस से कहा कि उन्हें प्लान भी करना है। बारोस ने भी इसे याद किया। कारनाक ने अपना ग्लोइंग हाथ बारोस के सिर पर रखा। उसने उसे मेरा किन कहा। सारोई हैरान थी कि यह अचानक क्या हो रहा है, खासकर जब कारनाक ने पहले कहा था कि बारोस उसका किन नहीं है। कारनाक ने उससे कहा कि अपना मन खोल दे और उसका ऑर्डर स्वीकार करे। बारोस की आंखें नीला रंग ले गईं। सारथी भी वैसी ही हुई। पता चला कि प्लान पी पोजीशन है। बारोस सारोई के शरीर में घुस गया। उसने बताया कि कुछ वक्त हो गया था जब से उसने किसी और के शरीर में मूव किया था। सारथी ने समझा कि जब कारनाक ने किन बोला तो वह उसके बारे में बात कर रहा था। उसके चेहरे पर एक डेविलिश ग्रिन थी। कारनाक ने हुक्म दिया, जाओ सर अब। बारोस ने शिकायत की कि यह एक बेवकूफ़ नाम है। हमारे एमसी ने पोकेमॉन बैटल में एंट्री ली। बारोस ने सारोई से कहा कि वह थोड़ी देर के लिए उसका शरीर उधार ले रहा है। उसने कहा कि वह उसका ख्याल रखे और उसे वापस करे। डेमन ने इस आइडिया पर हंसी उड़ाई कि एक ऐसे बास्टर्ड के लिए जो ऑरा यूज़र नहीं है, दूसरे का बैटल ऑरा इस्तेमाल कर रहा है। बारोस उसके पास गया और पूछा कि किसने कहा कि वह बैटल ऑरा नहीं यूज़ कर सकता। डेमन ने पूछा कैसे। डेमन की एरोगेंस की वजह से उसे अपने आप को डिफेंड करने का वक्त नहीं मिला और वह काट दिया गया। बारोस ने रिवील किया कि दूसरे का बैटल ऑरा इस्तेमाल करना उसकी एक्सपर्टीज़ है। डेमन ने देखा कि दुश्मन उसकी गैप पर परफेक्टली एम कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि दुश्मन पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तलवार ने नीला चमक दिया। सारोई अब एक ब्लू नाइट बन गई क्योंकि बारोस उसका शरीर इस्तेमाल कर रहा था। बारोस ने उससे कहा कि उसकी लेटेंट पावर अद्भुत है और उसकी वजह से वह आराम से लड़ रहा है। उसने डेमन को लगातार काटना शुरू किया। ऐसा लग रहा था जैसे वह इसे एंजॉय कर रहा हो। डेमन ने हार मान ली थी। डेमन अपने हाथ उठाने ही वाला था, लेकिन बारोस उस पर चढ़ गया। उसने कई बार उसका हाथ काट दिया। डेमन को पता चल गया कि यह उसके लिए बुरा है। डेमन ने अपनी तलवार स्विंग की, लेकिन बारोस ने आसानी से इसे डोज कर दिया। बारोस ने डेमन को ताना मारा, क्या इतना ही है तुम्हारे पास। डेमन अब भारी सांस ले रहा था। उसने बारोस को मॉन्स्टर कहा, लेकिन डेमन ने बारोस को बताया कि उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि उसने एक पाली है, क्योंकि डेमन को पता था कि जब वह पोजीशन बंद करेगा सब खत्म हो जाएगा। डेमन ने अपना अटैक कारनाक की तरफ डायरेक्ट किया। एक तेज एक्सप्लोजन हुआ। डेमन हंसने लगा, सोचता कि वह एक केयरलेस इंसान है। लेकिन तब कारनाक ने उससे पूछा कि वह क्या कर रहा है। कारनाक ने उस आइडिया पर हंसी उड़ाई जो कि समन करने वाला और जिसे समन किया गया दोनों आसानी से बहका दिए गए। वहाँ कई इल्यूशंस थे जो कारनाक के थे। कारनाक ने डेमन से पूछा कि क्या उसने सच में सोचा कि वह उसकी सोच नहीं समझ सकता। डेमन ने पूछा क्या ये सब इल्यूशंस हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसे मारना है। बारोस ने मौका देखकर डेमन के बड़े शरीर को पीछे से काट दिया। यह एक फेटल इंजरी थी। डेमन ने काउंटर समन से बाहर निकलने के लिए ज़्यादा कोशिश की और अब उसके पास काफ़ी मना नहीं बचा था।
उसने अपने ब्लीडिंग चेस्ट को ढका जब उसने कहा कि उसने नहीं सोचा था कि कोई इंसान ऐसा कर सकता है। उसके पैर चमक रहे थे और समन गेट वापस आ गया। रिट्रीट करते वक्त डेमन ने धमकी दी कि वह उन्हें ढूंढ लेगा जब वह वापस आएगा। उसने हेल से वादा किया कि दुश्मन ना मरेगा और ना जिएगा। कारनाक ने हैरानी से देखा कि वह भाग रहा है सभी मेहनतों के बाद। उसने इसे नहीं होने दिया। कारनाक ने अपनी पावर्स रिलीज की जब उसने डेमन से कहा कि वह एक्सटिंक्ट हो जाए। वायलेट लाइट डेमन को एनवेल्प कर रही थी और उसे समन सकल से खींच रही थी। डेमन ने महसूस किया कि उसकी मना पीछे की तरफ जा रही है। उसने जोर से चीख मारी जब वह दर्द से लटके हुए था। उसका लाइफ फोर्स भी चुरा लिया गया और वह मर गया। कारनाक के इल्यूशंस भी फेड हो गए। बारोस और सारोई अपने ओरिजिनल शरीरों में वापस आ गए। बारोस ने सारथी का शुक्रिया अदा किया कि उसने उसका शरीर इस्तेमाल करने दिया। कारनाक ने घोषणा की कि अब सिर्फ एक बास्टर्ड बचा है जिसे संभालना है। स्ट्राफ ने साइन किया और कहा कि वो सरेंडर करता है। उसने घमंडी होकर कारनाक से कहा कि वो उन्हें सब कुछ बता देगा जो उन्हें पता होना चाहिए। कारनाक ने उसे बताया कि वह कुछ गलत समझ रहा है। स्ट्राफ हैरान हुआ। कारनाक ने समझाया कि उसे मार देना ज़्यादा आसान होगा और उसकी आत्मा को नीचे भेजना तो उसे सब कुछ और जटिल नहीं बनाना चाहिए। अपने पॉइंट को एम्फेसाइज करने के लिए कारनाक ने सारथी से पूछा कि क्या इस आदमी को मारने का कोई कारण है, और सारथी ने कारनाक को ये करने के लिए कहा। कारनाक ने अपने पावर्स से एक बड़ा स्काइथ बनाया। स्ट्राफ ने चिल्लाया, रुको, पर स्काइथ ने उसे अटैक कर दिया। उसका शरीर जमीन पर गिर गया जब कारनाक ने अपने काम शुरू किए। उसने स्ट्राफ के चेस्ट से एक हरा ऑर्ब ऑफ पावर निकाला। उसकी जेनेरोसिटी से वह खुश हुआ क्योंकि यह करीब 30 सर्विंग्स थी और इससे वह घर वापस जा सकते थे। कारनाक और बारोस के गोफी चेहरे हिलेरियस थे क्योंकि उन्होंने काफ़ी कुछ इकट्ठा कर लिया था। कारनाक ने उन्हें घर चलने के लिए बुलाया। बारोस ने सोचा कि वापस जाते समय अच्छे रेस्तरां देखने का सोचा, लेकिन सारथी ने उन्हें बुलाया। उसने अलियस और रीलान के पास जो रस्सियां बंधी हुई थीं उन्हें खोला और कहा कि वह उन्हें ऐसे नहीं जाने दे सकती। ये फनी था कि कारनाक ने कहा कि उसने भूल गया था जब अलियस और रीलान उठे तो वे हैरान थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि 3 लोगों ने मिलकर स्ट्राफ को हरा दिया, खासकर जब स्ट्राफ कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसे सिर्फ 3 लोग हरा सकें। कारनाक ने उन्हें बताया कि उन्हें सिर्फ किस्मत मिली। उसने समझाया कि जब दोनों गोलम्स से घायल हुए और बेसमेंट में खींच लिए गए, तब अचानक ज़ोंबी की आर्मी ने निवासियों पर अटैक किया और लगता है किसी और नेक्रोमेंसर ने इस शोर को अपने उठाने के लिए इस्तेमाल किया। रीलान ने जवाब दिया कि यह एसटीएफ की पर्सनैलिटी से समझ आता है। कारनाक ने जोड़ा कि स्ट्राफ को नेक्रोमेंसी पावर कम होने के वजह से बेसमेंट में भागना पड़ा। कारनाक ने नैरेट किया कि उन्होंने मौका पकड़ा और सारुई की मदद से स्ट्राफ को हरा दिया। एलिस और रीलान ने कहानी पर विश्वास किया। एलिस ने जवाब दिया कि यह होबा का आशीर्वाद होना चाहिए। कारनाक ने उससे बताया कि उन्होंने कॉप्स को नहीं छुआ ताकि वह प्यूरिफिकेशन रिचुअल कर सके। अलियस ने अपनी स्टाफ को स्ट्राफ के चेस्ट पर रखा और वह चमक उठी। पावर बोतल में बहने लगी। अलियस ने देखा कि दूसरे नेक्रोमेंसर्स के मुकाबले इसमें अद्भुत मात्रा है। स्ट्राफ के पास कम से कम 10 गुना मात्रा थी डार्कनेस ऑफ द एंड। मैजिकल मैसेजिंग के जरिए बारोस ने कारनाक से पूछा कि क्यों नेक्रोमेंसी पावर बची है। उसने सोचा कि कारनाक ने इसे सब बाहर निकाल दिया है। कारनाक ने जवाब दिया कि अगर वह सब कुछ ले लेगा तो ये बहुत ऑब्वियस होगा। उनका काम खत्म हो गया है क्योंकि उन्होंने स्ट्राफ को हरा दिया। रेनेफ ने महसूस किया कि अब उनका प्राइमरी फोर्स खत्म हो गया है और शहर जल्दी ही स्टेबल हो जाएगा। अलियस ने उन्हें बताया कि ऑर्डर बाकी सब संभाल लेगा। थोड़ी देर बाद एक जोरदार क्या सुना गया, जो अलियस का रिएक्शन था जब उसने सुना कि सारथी जॉर्ज बैरोनी की नाइट बन गई है। रीलान उनकी बातचीत को लेकर क्यूरियस हो गया। एलिस ने उससे पूछा कि क्यों। कारनाक ने सोचा क्या यह इतना सरप्राइजिंग था। सारोई ने झूठ बोला कि उसने समझा कि बैरन कारनाक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको उसकी एलिजेंस प्लेज करने लायक है। अलियस ने यह स्वीकार किया कि उसने एक अच्छे व्यक्ति को सेवा करने के लिए पाया। कारनाक ने एलियस को बताया कि वह उनकी टेरिटरी वापस जाएंगे ताकि उसकी ऑफिशियली ऑर्डन कर सकें। उन्होंने गार्ड एस्टेट पर एक दूसरे से अलविदा कहा। वहां उन्हें सर्वेंट्स ने गर्मजोशी से स्वागत किया। कारनाक ने उन्हें खुशी से ग्रीट किया। टेपेल बटलर पूछने ही वाला था कि क्या उनका हाल अच्छा है, पर उसका ध्यान शिफ्ट हो गया। उसने देखा एक गर्म लाल बालों वाली औरत उसके पीछे खड़ी है। सब क्यूरियस थे कि ये खूबसूरत औरत कौन है। सर्वेंट्स ने एक असम्पशन बनाई और वो ब्लश करने लगे। टेपेल ने लॉर्ड कारनाक से पूछा। कारनाक ने इंट्रोडक्शन शुरू की और उन्हें बताया कि सारोई एलेन नए नाइट ऑफ द जेस्टर बैरोनी हैं। सारोई ने उन्हें ग्रीट किया। टेपेल ने कारनाक को समझाया कि अगर टेरिटरी एज पर है तो वो किसी को भी नाइट नहीं बना सकता, ये ट्रबलसम होगा। बारोस ने डेम सारोई को एनकरेज किया कि वो उन्हें दिखाए। सारथी ने अपनी तलवार निकाली और वो लाल चमकने लगी। टेपेल बैटल ऑरा देखकर हैरान हुआ। जब सारथी ने अपनी तलवार स्विंग की, जमीन क्रैक हो गई और एक पेड़ भी 2 हिस्से में टूट गया। ये ऑरा धूल में छोड़ गया। उन्हें ऑरा यूजर देखकर हैरानी हुई। सारोई ने उन्हें मुस्कुराते हुए बोला कि वो उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक है। उसके दिमाग में टेपेल ने सोचा कि जैसे प्रेशियस व्यक्ति उनके शैबी जगह पर है। कुछ हफ्तों बाद सारोई एक नाइट के सामने थी। बाकी नाइट्स ने देखा कि वो लड़का स्ट्रगल कर रहा है, पर वो भी उस नाइट के लिए एम्पैथाइज कर रहे थे उनके वेट डिफरेंस के साथ, और सारोई सिर्फ अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रही है। समझना मुश्किल था कि वो नाइट पीछे क्यों हट रहा है।
सारथी अपना बैटल ऑरा भी नहीं इस्तेमाल कर रही थी। नाइट्स हैरान थे। एक तलवार हवा में उड़ गई। नाइट ने उसे देखा जब तक वो ज़मीन पर नहीं गिर गई। नाइट ने सारोई की ताकत को माना और ट्रेनिंग वहां खत्म करने का फैसला किया। बारोस ने डेम सारथी का शुक्रिया अदा किया कि उसने नाइट की ट्रेनिंग में मदद की। फिर उसने पूछा कि क्या वो अगला जा सकता है। उन्होंने तलवारों को टकराया। उसने उसे बताया कि उसका बैटल ऑरा का इस्तेमाल अभी भी ऑकवर्ड है और वो अपनी ताकत को वेस्ट कर रही है। उसने उसे समझाया कि उसे हर स्ट्राइक में सही अमाउंट ऑफ पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। सारोई के दिमाग में ये इतना आसान नहीं था जितना ये सुनने में लगता है। उसने सर बारोस को बुलाया। उसने पूछा क्या वो उसकी बॉडी को पहले की तरह प्रोसेस नहीं कर सकता। उसने समझाया कि अगर वो इसे कुछ और बार एक्सपीरियंस करेगी तो वो इसे समझ जाएगी। बारोस ने बताया कि एक बार से ज़्यादा करना बेहतर नहीं है। अगर वो 3 बार से ज़्यादा करती है तो उसकी आत्मा कर्प्ट हो जाएगी और वो पागल हो जाएगी। ये सुनकर वो हैरान हुई। उसने सुना कि वो बिना इसके भी स्ट्रांग हो सकती है क्योंकि वो काफ़ी टैलेंटेड है। बारोस ने डिसाइड किया कि वो अपना स्पार खत्म करें क्योंकि उसे सारोई को अपना बैटल ऑरा जगाना है। दोपहर के समय एस्टेट के अंदर कार्नाक सोच रहा था कि ये जानने का कोई तरीका नहीं है। वो क्यूरियस था कि स्ट्राफ ने नेक्रोमेंसी पावर और डिविनिटी को कैसे मिला दिया। उसने सोचा कि क्या कोई ऐसी एबिलिटी है जो उसकी पावर को किसी और एनर्जी के साथ मिला सकती है, लेकिन उसने इस बारे में ज़रूर सीखा होगा। उसने अपने सिर को खुश कर दिया क्योंकि वो कोई क्लूज नहीं ढूंढ पा रहा था। उसने बाद में इस बारे में सोचने का फैसला किया और अब के लिए उसने अंधेरों के भेद भरी होल को ब्लॉक करने पर ध्यान दिया। कार्नाक जानता था कि एंड का अंधेरा किस तरह से फ्लो होता है और समय और स्थल के जरिए स्प्रेड होता है। इसलिए उसने एक पावरफुल फिजिक बनाने का सोचा जो डेंजरस समय और स्थल की जांच कर सके। उसने एक मंत्र कैस्ट किया ताकि अंधेरे को नीचे धो सके, कई स्ट्रैंड्स को डिटेल में मैनिपुलेट कर सके बिना किसी गलती के। एक बड़ा लाल स्फीयर बन गया जिसमें एक आंख थी। ये एक टाइम स्पेस इन्वेस्टिगेशन पावरफुल फिजिक था जिसे आई ऑफ डार्कनेस कहा गया। हमारा एमसी अपने पहले एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुल रहा।